ठीक है जी। पीडीएफ ओपन करो जो आपको ग्रुप में आई होगी। चैप्टर पढ़ लिया कल वाला जो मैंने दिया था पढ़ने के लिए? कितने का पेज थे जिसमें से थोड़ा सा पढ़ा? थोड़ा ही तो था वो। मैंने तो उससे पिछले क्वेश्चन भी डाले हैं। आपने नहीं किया हुआ, इन लोगों ने तो किया हुआ है, ये पहले पता नहीं कितनी बार टेस्ट दे चुके हैं। ये आपके साथ तो चलो माना ना इंसाफी है कि आपने किया नहीं है, लेकिन इन लोगों ने तो किया हुआ है और कई बार ये टेस्ट दे चुके हैं। अगर यही टॉपिक अगले अगले में टेस्ट में दे जाऊँ, पिछले छोड़ दूंगा तो ये पिछले भूल जाएंगे। खत्म इनका काम उधर। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारे पास करंट अफेयर है, ये जो टॉपिक है ना आपका अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक, आपको मेंस में एज इट इज लिखा हुआ भी मिल जाएगा, अर्बनाइजेशन की मैनेजमेंट एंड सब ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकल है दैट इज अबाउट एक्सपेंशन ऑफ अर्बन एरियाज इनटू फ्लड प्रोन जोन्स। तो मतलब क्या है कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं उसमें फ्लड प्रोन जो जोन्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जो शहरी एरियाज हैं वहां पे ऐसे एरियाज बढ़ते चले जा रहे हैं जहां पे क्या है, खतरा बना रहता है हमेशा फ्लड आने का। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली बहुत सारी बारिशें हुई चंडीगढ़ में और नॉर्थ इंडिया में, आप बोल सकते हो चंडीगढ़ के कुछ एरियाज थे जो डूबे, जहां पे एक तरीके से फ्लड की तरीके से फ्लड आया, लोगों के घरों में पानी चला गया, 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है, आप बोल सकते हो। कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे क्या है, पानी बिल्कुल भी नहीं रुका। पानी बिल्कुल भी नहीं रुका, आप बोल सकते हो नॉर्मल जैसे ड्रेनेज होता है वाटर का वैसा होता गया। तो मतलब क्या है कि चंडीगढ़ सिटी के विद इन भी आपको कुछ एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां पे पानी खड़ता है और कुछ एरियाज ऐसे मिलेंगे जहां पे पानी नहीं खड़ा होता। तो वो जो एरियाज है जहां पे पानी खड़ा हो जाता है, दोज एरियाज आर कॉल्ड एज फ्लड प्रोन जोन्स। अब ये बढ़ते चले जा रहे हैं अर्बन सिटीज में। पहले इतने फ्लड नहीं आते थे अर्बन सिटीज में, लेकिन रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि शहरी इलाकों में फ्लड्स ज्यादा देखने को हमें मिल रहे हैं। राइट, तो देखो इसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। So a recent study led by World Bank highlights the rapid and continuous expansion of cities into flood prone areas। तो ये जो स्टडी की गई है ये किसके द्वारा की गई है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वर्ल्ड बैंक इस चीज की स्टडी क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम पे वर्ल्ड बैंक का एक सिंपल ऑब्जेक्टिव होता है जनता की डेवलपमेंट के लिए एफर्ट्स करना, पॉवर्टी को हटाने के लिए एफर्ट करना। तो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक अलग अलग तरीके के एफर्ट्स करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके राजस्थान में बहुत सारी कैनाल्स और बहुत सारे वाटर सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या दिया गया है? लोन दिया गया इंडिया को। अगर इंडिया चाहता है कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कोई स्कीम लेके आनी है तो वो वर्ल्ड बैंक को अगर अप्रोच करेंगे कि हम पॉवर्टी को खत्म करने के लिए ये स्कीम लेके आ रहे हैं तो आप हमें लोन दो, तो वर्ल्ड बैंक बिल्कुल लोन देता है। एक है इसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वो लोन देता है जब आपकी इकोनॉमी डाउन पड़ती है, जब आपकी अर्थव्यवस्था डाउन चली जाती है, उस केस में आप आईएमएफ को अप्रोच करते हो।
वैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ जनता की इंप्रूव करने के लिए आप वर्ल्ड बैंक को अप्रोच करते हो। तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक इस चीज के रिलेटेड स्टडी कर रही है, क्योंकि फ्लड प्रोन जोन्स का होना मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिग्रेड होना, आप ये बोल सकते हो, राइट। तो क्या बताया गया, एग्जांपल्स देखो नीचे, एग्जांपल्स देखना। लीबिया which suffered a devastating flooding in September 2023 had an 83% increase in the settlement extent in the worst flood zones। लीबिया, लीबिया कहां की कंट्री है? लीबिया कहां की कंट्री है? साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। जब हम अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कॉर्नर में मिल जाएगा इजिप्ट, और साथ में एक कंट्री मिलेगी जिसका नाम है लीबिया, और यहां से ऊपर कौन सा सी है आपके पास? मेडिटेरेनियन सी। और रिसेंटली सितंबर वाले करंट अफेयर्स में मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे लीबिया के नॉर्दर्न वाले रीजन में हमें खास तौर पे फ्लड्स देखने को मिले हैं। तो लीबिया में क्या देखा गया कि 83% के अराउंड इंक्रीज हुआ है ऐसे एरियाज में जहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। नंबर 2 एग्जांपल जो उन्होंने दी है, हमारा नेबर कंट्री दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में लगातार आपको हर साल ही फ्लड्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे 2022 की बात करें, चाहे रिसेंट वाले 2023 के फ्लड्स की बात करें। याद करो जब यहाँ पे फ्लड आए, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिशें हुई, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, इंडस, ये सब का पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान में। अल्टीमेटली इन सब का पानी कहाँ जाता है? पाकिस्तान में। उधर कोई ड्रेन आउट होती है ये सारी नदियां। जब इंडिया में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैसे तो इंडिया आपकी चेनाब का पानी या फिर आप खास तौर पे रावी, ब्यास एंड सतलुज का पानी नहीं छोड़ता है पाकिस्तान के लिए, सिर्फ इंडस, झेलम एंड चेनाब का पानी जाता है उधर। 3 नदियों का जाता है पानी यहाँ से, 3 का नहीं जाता। जब यहाँ पे फ्लड्स आए तो 6 की 6 नदियों का पानी कहाँ जा रहा था? पाकिस्तान। और पूरे का पूरा पाकिस्तान आपने डुबो दिया। अभी रिसेंट 2023 में पंजाब में आपको फ्लड्स देखने को मिले, हिमाचल में देखने को मिले, बहुत खराब हालात है, आप बोल सकते हो। पाकिस्तान में उससे भी ज्यादा खराब है, राइट। तो मतलब पाकिस्तान में भी लगातार आपका वर्ल्ड बैंक बता रहा है कि फ्लड प्रोन जोन्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, ना कि जस्ट इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। कारण क्या है? ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है अर्बनाइजेशन बढ़ती चली जा रही है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि पेंडू एरिया से लोगों का उठ के शहरी एरिया में बस जाना, जिसकी वजह से क्या होगा? शहरी एरिया में जमीन की कमी आएगी और लोग ऐसी जगहों पे घर बनाना स्टार्ट करेंगे जहां पे वैसे घर बनाना अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एरिया फ्लड प्रोन जोन है। अब चंडीगढ़ के आसपास के एरियाज में अगर कोई घर बनाएगा तो वो सारे एरिया थोड़े से नीचे की तरफ है, आप बोल सकते हो, और वहां पे पानी खड़ा होगा ही होगा। चंडीगढ़ को जितनी भी सड़कें कनेक्ट करती हैं, जब ये फ्लड्स आए सारी सड़कें टूटी, चाहे आपकी लुधियाना वाली हो, खरड़ वाली, हर एक सड़क टूटी। क्यों टूटी? क्योंकि वो एरियाज थोड़े नीचे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पानी खड़ा होगा ही होगा। और आपकी अगर कोई सिविलाइजेशन वहां पे बैठी हुई है, या फिर आप बोल सकते हो कोई सेटलमेंट बैठी हुई है, तो उनको फ्लड का आप बोल सकते हो फेस करना ही पड़ेगा। सिंपल चीज है। नेक्स्ट देखो, मिडिल इनकम कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया have more urban settlement in flood prone areas. The study underscores the urgency of considering flood related risk in urban planning and making low income housing more flood resilient while implementing improved storm water management। तो यहाँ पे इस स्टडी में ये पाया गया कि ज्यादातर जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, ये जो सारी कंट्रीज है, यहाँ पे फ्लड प्रोन जोन्स जो है अर्बन एरियाज में वो बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इन एरियाज की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। अब इंडिया देखो, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, हमारी लैंड तो नहीं ना बढ़ी। लैंड तो उतनी की उतनी है, आप बोल सकते हो। तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाएगी तो लैंड रिसोर्स के ऊपर क्या है? एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो लैंड कम है, जनता ज्यादा है, तो जनता ऐसी लैंड में भी घर बनाएगी जहां पे वैसे बनाना सेफ नहीं होता है।
मजबूरी में आप बोल सकते हो। तो ये जो सेटलमेंट्स बनाई जा रही हैं, मतलब जो आपकी सिटीज की पेरिफेरी में, आउटर एरियाज में सेटलमेंट्स बस रही हैं और ये सिटीज बढ़ती चली जा रही हैं, लार्ज होती जा रही हैं, ये जो नई नई सेटलमेंट्स बन रही हैं, इन सेटलमेंट्स को सेफ्टी प्रोवाइड करवाने की जरूरत है। आप वहां पे सेटलमेंट बनाओगे ही बनाओगे, घर आपको बनाना ही पड़ेगा और आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप ये तो बोल नहीं सकते कि जो पेंडू लोग हैं वो शहरों में आना बंद कर दें या गांव से उठ के लोग शहर में आके घर ना बनाए, ये रिस्ट्रिक्शन तो नहीं ना आप लगा सकते, क्योंकि हमारे देश में एक फंडामेंटल राइट भी है। कौन से वाला? जो इस चीज का अधिकार देता है, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बोला जाता है ना कि आप कहीं पे भी जाके रिजाइड कर सकते हो और सेटल हो सकते हो। सेटल होना मतलब वहां पे घर बना के बस जाना। तो मतलब क्या है कि आप इस चीज को तो नहीं रोक सकते, लेकिन वहां पे जो घर बन रहे हैं आपके, उनका जो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चरल स्टाइल है, उसको तो बेहतर कर सकते हो, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मुंबई में किया जाता है कि अगर आपने कोई भी बिल्डिंग बनानी है ना, तो आपको बिल्डिंग के नीचे पहले अंडरग्राउंड में आपको एक वाटर टैंक बनाना पड़ेगा। एक ऐसा वाटर टैंक जिसमें जब भी बारिश आएगी तो उस बारिश का पानी स्टोर होगा, और कुछ नहीं। तो बिल्डिंग के नीचे आपने कंक्रीट, आप बोल सकते हो, वाटर टैंक बना दिया, जब भी उस एरिया में बारिश आएगी सारा पानी नीचे स्टोर हो जाएगा, तो फ्लड नहीं आ पाएंगे। सिंपल चीज है, और बहुत सारी एग्जांपल्स इन्होंने दी हैं। नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स बिहाइंड इंक्रीजिंग ह्यूमन सेटलमेंट्स इन द फ्लड जोन। क्या क्या कारण है जिसकी वजह से फ्लड जोन्स में ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है, ज्यादातर लोग ऐसे एरियाज में बस रहे हैं। नंबर 1 है रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जनता रूरल एरिया से उठ के अर्बन एरियाज में जा रही है, जिसकी वजह से अर्बन एरियाज में लैंड रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं। तो ऐसे लैंड रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पे फ्लड आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन। नंबर 2 है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब देखो चंडीगढ़ के जो पॉश एरियाज हैं, सेक्टर 8 हो गया, 17 हो गया, ये जो सारे सेक्टर्स है, क्या यहाँ पे फ्लड आए? नहीं, क्योंकि ये एरियाज काफी हाइट पे है। अब ऐसे एरियाज में क्या घर बनाना हर एक बंदे के लिए अफोर्डेबल होगा? बिल्कुल भी नहीं। और चंडीगढ़ की पेरिफेरी पे, मतलब चंडीगढ़ के बाहर, जैसे खरड़ हो गया, नवा गांव हो गया, वहां पे आप वैसे भी रेंटल फ्लैट्स भी लेते हो तो वो क्या मिलते हैं? सस्ते मिलते हैं। तो जो घर बनाओगे वो भी क्या बनेगा? कम दाम में बन जाएगा। तो लोग प्रेफर करते हैं वैसे एरियाज में जाके बसना। लेकिन बात यह कि वो एरियाज फ्लड प्रोन जोन्स हैं। तो मतलब क्या है? सेकेंड फैक्टर हो जाता है इकोनॉमिक फैक्टर, अफोर्डेबिलिटी। नंबर 3 है लैक ऑफ रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। तो कमी है, आप बोल सकते हो, प्रशासन की तरफ से कि प्रॉपरली जो रेगुलेशंस हैं कि फ्लड प्रोन जोन्स में आप घर नहीं बना सकोगे, वो जमीन आप बेच नहीं सकते हो। या फिर जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी सिटी के आसपास के एरिया में देखना, आपको कुछ सरकारी जमीन मिलेगी। चंडीगढ़ के तो विद इन भी सरकारी जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो खाली है, लेकिन अभी सरकार क्या कर रही है? इसको बेचती चली जा रही है, बेचती चली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछले 1.5 साल में जहां पे मैं रहता हूँ, उसके इस तरफ भी खाली जमीन है, जंगल है, सामने भी खाली जमीन है, इस तरफ वाला तो बचा हुआ है, सामने वाला बेच दिया, अब वहां पे फ्लैट्स बन रहे हैं। पहले वो खाली था, जंगल था, बारिश आती थी सारा पानी उधर स्टोर हो जाता था, और क्या है, धीरे धीरे लीच आउट होके नीचे अंडरग्राउंड वाटर को चार्ज अप कर देता था। अब वो चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप फ्लोरिंग कर दोगे, पक्का बना दोगे उस चीज को, और वो आपका जो नेचुरल, आप बोल सकते हो कि लीच आउट होना था वाटर में, वो वहां पे बंद हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि प्रॉपर रेगुलेशन की कमी है, कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रेगुलेट प्रॉपरली नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं कि लोग ऐसे एरियाज में बस रहे हैं। नेक्स्ट देखो, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल टाइज। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं या कुछ सिटीज ऐसी हैं जिनका कल्चरली या हिस्टोरिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल अमृतसर की हम बात करते हैं। अमृतसर की अगर हम बात करें तो अमृतसर सिटी में इतना टूरिज्म है आपके पास,
बहुत ज्यादा टूरिज्म है, हिस्टोरिकल पर्पस की वजह से आप बोल सकते हो। कई लोग तो वहां पे इसलिए जाके बसेंगे कि वहां पे इतना टूरिज्म है तो हमें काम मिल जाएगा, क्योंकि अगर टूरिज्म है तो ऑटोमेटिकली आपके पास एम्प्लॉयमेंट भी होगी। दूसरा कारण कई क्या है, धार्मिक पर्पस के बेसिस के ऊपर कि मुझे एक धार्मिक सिटी में जाके घर बनाना है। अब धार्मिक सिटी तो वही है, और उस सिटी का जो एरिया है वो भी आपका क्या है, लिमिटेड एरिया है। तो सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, ऐसी धार्मिक सिटीज के आसपास के एरियाज में नो कंस्ट्रक्शन जोन्स जो है वो डेवलप करने चाहिए, कि इस सिटी के आसपास कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, क्योंकि लोग धार्मिक पर्पस के बेसिस के ऊपर उसी सिटी में जाके बसना चाहते हैं। कल्चरली वो सिटी उनको अट्रैक्ट करती है, आप ये बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन, ये मैंने आपको बता दिया कि वही कुछ सिटीज होती है जो पहले छोटी छोटी सिटीज होती है, लेकिन कोई ना कोई धार्मिक या कल्चरल या फिर टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से वहां पे जनता की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में है ही ये, अगर हिमाचल के शिमला को आज से आप 50 साल पीछे देखो और आज का शिमला देखो तो बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले शिमला का बस स्टैंड अंदर वाली साइड हुआ करता था, इतना रश होने लग गया कि वो बस स्टैंड आपको बाहर ले जाना पड़ा। अब जहां पे बाहर लेके गए हो तो वहां पे आपने क्या किया है, पहाड़ों को तोड़ के वहां पे आपने बनाया। देन अब इतना ज्यादा आप बोल सकते हो टूरिज्म बढ़ गया और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन शिमला जैसी सिटी में बढ़ गई कि आपको बड़े रोड्स बनाने पड़े। रोड्स बनाने के लिए भी आपने क्या किया, पहाड़ों को काटा, या फिर आपने क्या है, खाई में मिट्टी डाली, कुछ भी किया रोड बनाने के लिए, यही चीज की गई। जैसे ही फ्लड्स आए तो वो सारे एरियाज क्या है, बह गए, सारे के सारे एरिया। कोई भी ऐसा एरिया नहीं बहा है फ्लड्स में जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था नेचुरली। वो एरियाज बहे हैं फ्लड्स में जो रिसेंट ईयर में बनाए गए हैं। तो मतलब क्या है, ये जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन हो रही है ये डेंजरस है। यहाँ पे अगर कोई रहेगा तो वो लोगों के ऊपर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। नेक्स्ट आ गया व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करने की जरूरत है। नंबर 1 तो है कि स्ट्रिक्ट लैंड यूज पॉलिसीज, सरकार को अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी सख्त करने की जरूरत है कि कौन सी जमीन एग्रीकल्चर के लिए है और कौन सी जमीन कंस्ट्रक्शन के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा होता नहीं। हमारे यहाँ पे जहां मर्जी आप घर बना लो, अगर मान लो आपके पास जमीन है चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में, आप वहां पे फ्लैट बना के बेच दो। अक्सर ये चीज हो रही है, खरड़ वगैरह में अगर आप देखोगे तो जितनी जमीनें हैं वहां पे भी फ्लैट्स बन रहे हैं और बिक रहे हैं। तो वो एरियाज अगर फ्लड प्रोन जोन में आते हैं तो ये गड़बड़ है बहुत बढ़िया बोल सकते हो। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, सरकार को ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है जो फ्लड मिटिगेशन में हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये यहाँ पे बारिशें आई तो हमें सुखना लेक वाले गेट्स ओपन करने पड़े, सुखना लेक वाले गेट्स ओपन करने पड़े, मतलब सुखना लेक की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो पूरे के पूरे वाटर को अपने अंदर रिटेन कर सकती। तो कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर दो कि आपको गेट्स ओपन ना करने पड़े, आप ये बोल सकते हो। या फिर चलो ये चीज नहीं कर सकते तो ऐसे शेल्टर्स बना दो कि जब फ्लड आएंगे तो सारे लोग अपने घर छोड़ के वहां पे आके मूव ऑन हो सकते हैं। ऐसे शेल्टर्स जो अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसी कैलेमिटीज को सहन करने के लायक हो। ऐसा नहीं कि फ्लड आया या फिर आपका अर्थक्वेक आया सबसे पहले सरकारी बिल्डिंग गिर रही है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अडॉप्ट इनोवेटिव सॉल्यूशन सच एज स्पॉन्ज सिटीज। स्पॉन्ज सिटीज, स्पॉन्ज का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो पानी को अपने अंदर सोख लेता है। स्पॉन्ज सिटी क्या होती है, एक ऐसी सिटी जिसमें जगह जगह पे कच्ची जगह रखी जाएगी, आप बोल सकते हो, मतलब फ्लोरिंग नहीं की जाएगी, पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, छोटे छोटे नाले बनाए जाएंगे, जिससे क्या है आपका जो पानी है वो सीप इन हो सके। नेचुरली आप बोल सकते हो कि अर्थ के अंदर स्टोर हो सके। अगर आपकी सिटीज जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा, अमेरिका आप देखते हो तो वहां पे क्या है, कच्ची जगह आपको मिलेगी नहीं, कच्ची जगह तो है ही नहीं। हमने सिटीज में चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ में फिर भी चलो कुछ पूरे के पूरे सेक्टर्स आपके खाली पड़े हुए हैं, सिर्फ जंगल है वहां। तो वो एक तरीके से स्पॉन्ज का काम करते हैं, आप ये बोल सकते हो कि अगर आपसे वाटर मैनेज नहीं हो रहा तो उस खाली एरिया में छोड़ दो, अपने आप पानी वहां पे खड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे सीप इन हो जाएगा या फिर इवेपोरेट हो जाएगा। तो वैसे आपको सिटीज बनाने की जरूरत है। चंडीगढ़ तो बहुत बड़ी सिटी है, हमारी जो लोकल सिटीज होती है उनको देखो, ये लुधियाना हो गया, लुधियाना में जगह है स्पॉन्ज सिटी बनाने की।
इतना कंजस्टेड है आप बोल सकते हो। नेक्स्ट देखो, गवर्नमेंट सपोर्ट एंड रीलोकेशन असिस्टेंस। यहाँ पे देखो, जब आपको पता है कि कोई बस्ती, कोई कॉलोनी ऐसी जगह पे बन चुकी है जो क्या है, फ्लड प्रोन जोन है, तो सरकार को यहाँ पे मदद प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों को जो वहां पे रह रहे हैं, कि भाई हम तुम्हें इतना इतना पैसा देते हैं, यहां से उठ के इस जगह पे जाके घर बना लो। तो वो असिस्टेंट आप बोल सकते हो सरकार को देनी चाहिए। देन पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, लोगों को इस चीज के बारे में बताओ कि कौन से एरिया में घर बनाना आपके लिए सही होगा, कौन से एरिया में घर आपको नहीं बनाना चाहिए। ये सारी एजुकेशन जनता को प्रोवाइड करो। हमारे लोग कहाँ पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चलो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं वहां पे तो इंजीनियर्स सबसे पहले जो जमीन होती है उसकी पूरी स्क्रूटनी करते हैं कि इस जमीन में क्या है, कितने कंकर हैं, कितने पत्थर है, कैसी मिट्टी है, यहाँ पे कितनी कितनी बिल्डिंग्स आप बना सकते हो, कितने फ्लोर्स आप बना सकते हो, ये सब करते हैं। जो नॉर्मल लोग घर बनाते हैं वो ऐसा कुछ करवाते हैं नहीं। तो वो सब चीजों को आप बोल सकते हो ज्यादा करवाने की जरूरत है, वैसी अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। नेक्स्ट, नोबल इनिशिएटिव्स आपके पास दिए गए, इसको जस्ट आपने पढ़ लेना है एग्जांपल के तौर पे कि क्या क्या चीजें की गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रॉम वाटर डिस्पोजल सिस्टम, जो कि मुंबई सिटी में आपको देखने को मिलेगा। ये वही चीज है कि ये क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं वाटर। वाटर को स्टोर कर लिया, बाद में क्या है, वाटर धीरे 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 सीप इन होता जाएगा, या फिर क्या है, वाटर को आप अपने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल। देन अगर हम देखें वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, जो कि ऑस्ट्रेलिया क्या है, इसमें क्या है, वेस्ट वाटर को एज अ रिसोर्स यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर को स्टोर कर लिया जाता है, बाद में उसको क्लीन अप करके आप बोल सकते हो इरिगेशन पर्पस के लिए, या फिर अगर अच्छा पानी है, सिर्फ आप बोल सकते हो रेनफॉल का पानी है तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एंड ऑल ये यूज किया जाता है। ऐसे ही आपके पास बायोवेल्स या फिर रेन गार्डन ऑफ न्यूयॉर्क है, जिसमें क्या किया जाता है, जो स्ट्रॉम वाटर है उसको नीचे की तरफ सीप इन करवाया जाता है, जिससे क्या है, वाटर टेबल जो आपका है उसको चार्ज अप किया जा सके। तो जस्ट एग्जांपल्स है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट अर्बनाइजेशन का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज फ्लड प्रोन जोन। इसके ऊपर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि अर्बन एरियाज में फ्लड्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से बार बार फ्लड्स आ रहे हैं हमारी अर्बन सिटीज में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन आपके पास आ जाता है गाजा कॉन्फ्लिक्ट। गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो हर दिन ही न्यूज में आ रहा है, इसमें देखो इस वाले आर्टिकल में इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए, दैट इज योर डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इजराइल सिंस आप बोल सकते हो 1992 खास तौर पे। तो इंडिया इजराइल एक दूसरे को काफी सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि इंडिया पैलेस्टीन को सपोर्ट नहीं करता, इंडिया सपोर्ट करता है टू नेशन थ्योरी को। टू नेशन थ्योरी क्या बोलती है कि ये जो आपकी ऑटोमन एम्पायर की लैंड थी, इसके ऊपर दो कंट्रीज बननी चाहिए, एक पैलेस्टीन एक इजराइल। इजराइल क्या बोलता है कि पैलेस्टीन जैसी कोई सिटी होनी नहीं चाहिए, सिर्फ इजराइल होना चाहिए। पैलेस्टीनियन क्या बोलते हैं, सिर्फ पैलेस्टीन होना चाहिए, इजराइल नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या रिलेशंस हमें इंडिया और इजराइल के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो नंबर वन, इन 1991 ऑस्लो पीस अकॉर्ड प्रोवाइडेड द फाउंडेशन ऑफ टू स्टेट सॉल्यूशन। ऑस्लो अकॉर्ड जो आपका साइन किया गया था 1991 में, उसके द्वारा ये आप बोल सकते हो प्रावधान दिया गया था कि इस जगह पे दो सिटीज बनाने, दो कंट्रीज बनाने की जरूरत है, वन इज इजराइल, सेकेंड इज पैलेस्टीन। India's shift in Israel policy reflect a revaluation of its stance in the Middle East. The change is prompted by lack of reciprocal support from the Arab nations in addressing regional issues, especially regarding Kashmir. यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें, इंडिया के द्वारा ना इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज किया गया था 1950 में। मतलब आजादी के बाद हमने इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन 1950 से लेके 1991-92 तक हमारे इजराइल के साथ कोई खास रिलेशंस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया था। हमने ऐसी कॉन्फ्लिक्टेड सिटी के साथ रिलेशन रख के, कॉन्फ्लिक्टेड कंट्री के साथ रिलेशन रख के हमने क्या ही करना है। बट बात आती है कि 1991-92 से हमारे जो बाइलेटरल रिलेशन है
बाइलेटरल जो रिलेशंस है वो हमें देखने को मिले इजराइल के साथ। क्यों? क्योंकि जब हमारा ये कश्मीर वाला मुद्दा जो है, कश्मीर वाला मुद्दा बहुत ज्यादा भड़क चुका था, आप बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान में बार बार स्टैंड ऑफ हो रहे थे इस कश्मीर के मुद्दे को लेके। उस टाइम पे जो पूरे का पूरा अरब वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड में पड़ता है आपका इजराइल। अरब वर्ल्ड मतलब सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सारे एरियाज, वहीं पे इजराइल है। अरब वर्ल्ड हमें इतना सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, अरब वर्ल्ड इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम कंट्रीज। तो कश्मीर के मुद्दे के ऊपर वो खास तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। हमें इस वेस्ट एशिया से या मिडल ईस्ट बोल लो या अरब वर्ल्ड बोल लो, इस एरिया से सपोर्ट की जरूरत थी। और वो सपोर्ट हमें मिल सकती थी किसके साथ? इजराइल के साथ। इसीलिए हमने इजराइल की तरफ अपना थोड़ा सा झुकाव बढ़ाया, जिससे क्या है, मिडल ईस्ट में हम हमारा थोड़ा सा दबदबा जो है उसको मेंटेन कर सकते। बहुत सिंपल चीज है, राइट। नेक्स्ट देखो, एडिशनली इंडिया डिसीजन टू dehyphenate its relationship with Israel from its Palestinian ties allow for independent engagement. This shift offers India more autonomy in addressing its national interest and navigating regional geopolitics. तो एक कारण ये भी रहा है कि इंडिया ने क्यों इजराइल के साथ रिलेशंस बिल्डअप किए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पैलेस्टीनियन को सपोर्ट नहीं करते हैं। पैलेस्टीनियन, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज कौन से हैं? पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज। पैलेस्टीन स्टेट के जो रेफ्यूजीज हैं वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इंडिया ऐसी ह्यूमन एड्स सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता है रेफ्यूजीज के लिए। अगर कोई सबसे ज्यादा पैसा यूएन को देता है, यूएन सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया जाता है, पीस कीपिंग फोर्सेस को दिया जाता है, तो वो इंडिया के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। नॉट जस्ट पैसा, प्लस आप अपनी फोर्स भी प्रोवाइड करते हो। मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि यूएन पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा जो वुमेन फोर्स है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां से है? इंडिया से। तो मतलब हम पैलेस्टीन को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बट इजराइल के साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं क्योंकि हमें इस मिडल ईस्ट वाले रीजन में अपना जो फुट होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग करना है। और आज के टाइम पे हमारा स्ट्रॉन्ग है भी। आज तो मिडल ईस्ट में बहुत सारी कंट्रीज है जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, इजराइल हो गया। इन कंट्रीज के साथ हमारा बहुत बड़ा रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है, नॉट जस्ट पॉलिटिकल लेवल पे बट इकोनॉमिक लेवल पे। यूएई की अगर हम बात करें, सऊदी अरेबिया की बात करें, तो ये दोनों कंट्रीज फर्स्ट 5 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में आती है इंडिया की। यूएई एंड सऊदी अरेबिया, यूएसए है, चाइना है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, रशिया है। ये 5 ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। इस चीज को याद रखो, राइट। तो यहाँ पे देखो बाइलेटरल रिलेशन के ऊपर क्या क्या चीजें दी गई है। नंबर 1 है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लेवल पे हमारे क्या बाइलेटरल रिलेशंस हमें देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें बाइलेटरल ट्रेड जो है, मतलब इंडिया एंड इजराइल के बीच में जो ट्रेड है वो 5 बिलियन यूएस डॉलर हुआ करता था। आज के टाइम पे 2023 में अगर हम देखें तो 7 बिलियन हो चुका है। तो मतलब हमारा इनके साथ ट्रेड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। नंबर 2 अगर आप देखो, डायमंड कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 50% ऑफ द बाइलेटरल ट्रेड। बहुत सारा डायमंड का ट्रेड जो है आप बोल सकते हो इंडिया एंड इजराइल के बीच में होता है। अप्रोक्सीमेटली 50% जो हिस्सा है पूरे के पूरे 7 बिलियन में, वो 50% हिस्सा किसका है? डायमंड्स। नंबर 3 देखो, इंडिया इज इजराइल 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन एशिया एंड 7th लार्जेस्ट ग्लोबली। अगर हम इजराइल की ट्रेडिंग और रिलेशनशिप की बात करें तो इंडिया के टॉप में नहीं आता है इजराइल। इंडिया के और बहुत सारी कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशन है, बट इजराइल के लिए एशिया में सबसे ज्यादा वो ट्रेड जिसके साथ करते हैं तो उसमें तीसरे नंबर पे आता है आपका इंडिया। और ऑल ओवर द वर्ल्ड इजराइल जिन जिन कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है उसमें 7वें नंबर पे आता है इंडिया। तो मतलब इंडिया इज अ इंपॉर्टेंट लोकेशन फॉर इजराइल। Then free trade agreement negotiations are underway between India and Israel. अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा साइन नहीं हुआ है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, आप बोल सकते हो। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब इंडिया से इजराइल,
इजराइल से इंडिया कोई भी सामान भेजोगे, मंगवाओगे, तो एंट्री के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। वैसे क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सामान भेजते हो तो टैक्स लगाते हैं वो, जिसको हम बोलते हैं टैरिफ। तो वो टैरिफ नहीं लगेंगे, उसको बोल देते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। तो वो अभी हमारा साइन नहीं हुआ है, मतलब इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट इट इज अंडरगोइंग, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है इजराइल हमारे लिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, जब ये आपने इजराइल वाला मुद्दा सुना होगा कि 5,000 मिसाइल छोड़ी गई थी, किसके द्वारा, हमास के द्वारा। लेकिन इजराइल ने उसमें से अराउंड 80 to 90% मिसाइल्स को हवा में खत्म कर दिया। सिर्फ 10-15% मिसाइल्स ही उनकी सिटीज के ऊपर आके गिर सकी। तो मतलब उनका जो डिफेंस सिस्टम है बहुत अच्छा है, राइट। तो इंडिया के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, कैसे, वो देखो। इंडिया इज अ सिग्निफिकेंट इंपोर्टर ऑफ इजरायली वेपन्स, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द इजराइल्स एनुअल आर्म्स एक्सपोर्ट। इजराइल के द्वारा जितने भी आर्म्स हथियार एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उस 100% हथियारों में से 40% सिर्फ इंडिया में आते हैं। मतलब बहुत बड़ा अमाउंट आप बोल सकते हो हम यहाँ से मंगवा रहे हैं। Indian armed forces use various Israeli weapons including drones, missile defense and more. अलग अलग तरह की इक्विपमेंट हम यहाँ से मंगवाते हैं जो हमारी फोर्सेस यूज करती हैं। The joint task force was formed to develop 10-year roadmap for enhanced defense cooperation. तो यहाँ पे एक joint task force भी बनाई गई है इंडिया एंड इजराइल के बीच में, जो अगले एक डेकेड का आप बोल सकते हो रोड मैप तैयार करेगी कि क्या क्या चीजें इजराइल एंड इंडिया ने मिलकर करनी है। देखो, जब भी कभी कोई रिसर्च की बात आती है, किसी डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात आती है, डिफेंस सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो इजराइल का नाम उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो हमेशा हाई अलर्ट पे रहती है। इजराइल के आसपास दुश्मन ही दुश्मन है। इजराइल के एक तरफ लगता है सीरिया, उनके साथ बहुत सारी वॉर्स हुई है। एक तरफ लगता है जॉर्डन, उनके साथ वॉर्स हुई है। एक तरफ लगता है इजिप्ट, उनके साथ वॉर्स हुई है। और बचा खुचा वेस्ट बैंक एंड खास तौर पे गाजा स्ट्रिप में बैठे हुए पैलेस्टीनियन, गाजा स्ट्रिप में बैठा है हमास और वेस्ट बैंक में बैठा है फतेह। ये दो ग्रुप्स हैं आपके पास। फतेह वालों से तो चलो इतनी हमें दिक्कत नहीं है, इजराइल वालों को दिक्कत नहीं है, लेकिन हमास से बहुत दिक्कत है, क्योंकि हमास इज अ मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप। वर्ल्ड लेवल पे ऑलमोस्ट कंट्रीज ने इसको क्या है, टेररिस्ट ग्रुप माना है। यूएन ने हमास को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर किया है, फतेह को नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि फतेह जो आपका ग्रुप है वो पीसफुली पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने की डिमांड करता है, ना कि हमास की तरह मिसाइल। तो इतने खतरे में आप हर टाइम बैठे हुए हो, तो ऑटोमेटिकली आपको अपना डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उनका सबसे ज्यादा पैसा ही रिसर्च में जाता है, डिफेंस की रिसर्च, तो ऑटोमेटिकली उनका नाम ऊपर आएगा ही आएगा। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करते हैं, 3-year वर्क प्रोग्राम एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर कोऑपरेशन वाज साइंड इन मई 2021। 2021 में इजराइल एंड इंडिया के बीच में एग्रीकल्चर को लेके भी एक आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है। दोनों कंट्रीज मिलके एग्रीकल्चर की रिसर्च में हेल्प करेंगी। एम्स टू डेवलप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड इंक्रीज देयर सेल्फ सफिशिएंसी व्हाइल प्रमोटिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है वो देखो, इजरायली ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट्स आर नाउ वाइडली यूज्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में ये ड्रिप इरिगेशन वाला सिस्टम बड़ा चला हुआ है, जिसको आप माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हो। अलग अलग तरीके से हो सकती है। एक तो होता है कि आपने जमीन में पौधे लगाए हुए हैं और नीचे आप एक छोटी सी बारीक सी पाइप जो है वो बिछा दो और जगह जगह पे होल्स कर देना, वहां पे जहां पे पौधे की जड़ आती। उन पाइप्स में आप पानी छोड़ोगे तो जहां जहां पे वो छोटे छोटे होल्स है, सीधा जड़ में जाके पानी पड़ेगा। जितना का पानी चाहिए हर एक पौधे को मिल जाएगा, आपको पूरा खेत पानी से भरने की जरूरत नहीं। एक होता है कि आप स्प्रिंकलर्स लगाते हो, कि थोड़ा 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 आप बोल सकते हो स्प्रिंकलर चलते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा सा हर एक तरफ मिल जाता है, जितना चाहिए उतना मिल जाता है। एक्स्ट्रा आपको पानी खड़ा करने की जरूरत नहीं है, वहां पे पानी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ये बोल सकते हो। तो वो टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन वाली हमने कहां से ली है? इजराइल से ही ली है। और ऐसे ही हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, मतलब जो नई नई रिसर्च कर सके इसी तरीके की चीजों, इजराइल के साथ मिलकर।
देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो मल्टीपल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इजराइल स्टार्टअप नेशनल सेंटर एंड इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। तो बहुत सारे हैं, इसमें आपको कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इजराइल के साथ हमारा साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, R&D जिसको बोल देते हैं, उसको लेके भी अच्छे खासे एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेंगे, नॉट जस्ट वन एग्रीमेंट। नेक्स्ट आपके पास है एनर्जी। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, इजराइल ज्वाइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये जो है आपका इंटरनेशनल सोलर, इसका देखना, इसका वो आई थिंक वो ऑन है ना, पता नहीं क्या कर रहा है दीक्षांत, ऑफ हाँ कर जी रहे सर। हैं अपने को, हाँ जी माइक को। ओके सर। सर तो साथ वाला सोया है। क्या? साथ में लड़का सोया हो सर। अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करते हैं, दैट इज ISA। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? इंडिया के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। गांधीनगर में आपको इसके हेडक्वार्टर्स देखने को मिलेंगे, खास तौर पे मतलब गुजरात में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप है जो इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया, जिसमें वो कंट्रीज मेजरली पार्टिसिपेंट होंगी जो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आती है। इसमें मेंबर कंट्री वैसे कोई भी हो सकता है। ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन कहां पे शाइन करता है? सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में पूरे साल में कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर शाइन करता रहेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कभी भी ऊपर सन शाइन नहीं करेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे कभी भी सन शाइन नहीं करता है। तो मतलब सबसे ज्यादा सनलाइट कहां पे रिसीव होने वाली है? इन दो लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में। इसमें जितनी भी कंट्रीज आती हैं, वहां पे सोलर पैनल्स लगा के आप अच्छी खासी सोलर एनर्जी जनरेट कर सकते हो। इसीलिए इंडिया ने बनाई है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें इससे ऊपर नीचे वाली कंट्रीज भी एज अ मेंबर बन सकती है। लेकिन बात यह कि उनकी कंट्रीज में प्रोजेक्ट नहीं ना लग पाएंगे। प्रोजेक्ट कहां पे लगेंगे? जो कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉर्न के बीच में है। अब जब से मोदी सरकार आई है, आपने देखा होगा पूरे इंडिया में जगह जगह पे क्या है, सोलर पैनल, सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं। और रिसेंटली जो सांची है, सांची इज अ सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां पे आपको सांची स्तूपा देखने को मिलेगा, और वो हमारे इंडिया की पहली सोलर सिटी बनी है। इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? सांची। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आने वाले कुछ सालों में हर एक स्टेट में एक एक सोलर सिटी हम बनाना चाहते हैं। सोलर सिटी का मतलब क्या है कि उस पूरी सिटी में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का इस्तेमाल होगा, वो सब सोलर से ही जनरेट हुई होगी। तो मतलब वहां पे बड़े बड़े सोलर पार्क बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट की जाएगी, और हर जगह पूरी सिटी में उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये आप हाइड्रो पावर प्लांट से बना रहे हो और आप बोलो कि ये सोलर सिटी है। नहीं, हर एक तरह की आप बोल सकते हैं एनर्जी जो है वो सोलर के द्वारा ही जनरेट की जाएगी। तो मतलब यहाँ पे सोलर जो आपके वोल्टिक सेल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सिंपल है। नेक्स्ट देखो, कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो ग्रोइंग कल्चरल टाइज विद फेस्टिवल्स इवेंट्स, जैसे पुष्कर की हम बात करें, पुष्कर इज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन फॉर इजरायली पीपल। बहुत सारे टूरिस्ट आपको हर साल पुष्कर में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पुष्कर के द्वारा कुछ खास एफर्ट्स किए गए हैं जो ये आपका जूडिज्म है, जूडिज्म को प्रमोट करने के लिए। राइट, हमारे यहाँ पे भी जूइश पीपल जो है वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आए थे, और उनको खास तौर पे गुजरात राजस्थान के रीजन में ही रहने के लिए दिया गया था। तो यही वो रीजन है जहां पे आपको जूइश लोग मिल जाएंगे इंडिया में। राइट, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशनल लेवल पे एकेडमिक एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडियन एंड इजरायली यूनिवर्सिटीज।
इंडिया इजराइल की यूनिवर्सिटीज जो है उनके बीच में आपको एग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, जहां से क्या स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर यहाँ से स्टूडेंट इजराइल में जाके पढ़ सकते हैं, इजरायली बच्चे इंडिया में आके पढ़ सकते हैं, तो ये भी एक रिलेशनशिप है। देन इंडियन डायस्पोरा, अप्रोक्सीमेटली 85,000 Jews of Indian origin in Israel, main wave of the immigration in 1950s and 1960s। इजराइल में आपको अप्रोक्सीमेटली 85,000 ऐसे जूइश लोग देखने को मिलेंगे जिनका ओरिजिन कहां का है, इंडिया का। तो इंडिया के जूइश लोग अप्रोक्सीमेटली 85,000 जूइश लोग इंडिया से उठ के कहां जाके बसे, इजराइल में। तो ये इमिग्रेशन जो है आपका, ये कब का है आपका, खासतौर पे 1950s 1960s का, जब आप बोल सकते हो कि इजराइल बनाया जा रहा था, जब इजराइल अपने आप को एक्सपेंड कर रहा था, एक बड़ी कंट्री बन रहा था, उस टाइम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि इंडिया एंड इजराइल हैव नोटेबल डिफरेंसेस इन वेरियस एस्पेक्ट। अब ऊपर तो हमने देख लिया कि इनके बीच में बाइलेटरल रिलेशन क्या है, नीचे हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें इंडिया इजराइल एक जैसी सोच नहीं रखते हैं। नंबर 1 तो आपके पास है ईरान परसेप्शन। ईरान जो है, ईरान इंडिया का फ्रेंड कंट्री है, और ईरान वो कंट्री भी है जो यूएसए के सैंक्शंस में आता है। जो ईरान है ये इंडिया का फ्रेंड कंट्री है और यूएसए के सैंक्शंस में आता है, मतलब यूएसए की इसके साथ बिल्कुल नहीं बनती। अगर आप इंडिया से वेस्ट की तरफ जाते हो तो आपको सबसे पहले दिखेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बिल्कुल साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, ईरान। यही है ना, जब इंडिया से आप वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान एंड ईरान। और हमारे यहाँ पे चाणक्य की एक थ्योरी हम पढ़ते हैं जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि जो आपका नेबर है वो कभी भी आपका फ्रेंड नहीं हो सकता, वो हमेशा आपका दुश्मन ही होगा, लेकिन दुश्मन का जो नेबर है उसको अपना दोस्त बनाओ। और वही चीज हम करते हैं। ईरान हमारा फ्रेंड कंट्री है क्योंकि पाकिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। अफगानिस्तान हमारा फ्रेंड कंट्री है, अगेन पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है। एक मैंने आपको बात बताई थी चाबहार पोर्ट वाली, याद है चाबहार पोर्ट? मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में एक पोर्ट है जिसका नाम है गवाधार पोर्ट, जो क्या है, चाइना के कंट्रोल में। और हमारे पास एक पोर्ट है दैट इज चाबहार पोर्ट। क्यों इंडिया ने खरीदा? क्योंकि इंडिया को कनेक्ट करना था ऊपर पड़ते अफगानिस्तान के साथ, और अफगानिस्तान के साथ हमारा लैंड कनेक्शन जो है वो थ्रू पाकिस्तान ही हो सकता है। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान तो हमें मना करेगा, पाकिस्तान क्यों इंडिया को अफगानिस्तान में जाने देगा, तो हमने क्या किया, हमने कनेक्टिविटी ले ली, कहां से, चाबहार पोर्ट से। इजराइल आपके ईरान में पहुंचेंगे और ईरान से जो आपकी ट्रेन रूट है उसके थ्रू आप अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब ईरान जो हमारे लिए फ्रेंड कंट्री है, इजराइल के लिए वो फ्रेंड कंट्री नहीं है, क्योंकि इजराइल में जो हमास बैठा हुआ है, इजराइल हमेशा ये इल्जाम लगाता है कि हमास को जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये ईरान के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो मतलब इंडिया के लिए ईरान इज फ्रेंड कंट्री बट नॉट फॉर इजराइल। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। पहले हमने बाइलेटरल रिलेशन समझे, अब हम देख रहे हैं कि कहाँ पे ये एक जैसी सोच नहीं रखती। सेकेंड हमारे पास जो आता है दैट इज अप्रोच टू द अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड की अगर हम बात करें, अरब वर्ल्ड में अभी मैंने आपको दो कंट्रीज बताई, यूएई एंड सऊदी अरेबिया, जिनके साथ इंडिया का टॉप ट्रेड है। सबसे पहले यूएसए, देन चाइना, देन यूएई, देन सऊदी अरेबिया। ये टॉप 4 आप बोल सकते हो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं किसके, इंडिया के। बट इसी सऊदी के साथ, इसी यूएई के साथ, इसी सीरिया के साथ, जॉर्डन के साथ इजराइल की नहीं बनती। और इजराइल एंड इन कंट्रीज के बीच में वॉर आपको देखने को मिलेगी। मुझे एक बात बताओ, सऊदी अरेबिया या जॉर्डन या यूएई जो टोटली इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये कैसे इजराइल को सपोर्ट कर देंगी जब इजराइल का स्ट्रेंथन होना पैलेस्टीन को खत्म कर देगा। और पैलेस्टीन क्या है, पैलेस्टीन इज अ मुस्लिम कंट्री।
तो ये पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ना कि इजराइल को, बट इंडिया के इनके साथ अच्छे रिलेशन है, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, आप बोल सकते हो, राइट। नंबर 3 है चाइना। चाइना के साथ आपको हर दिन इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन चाइना एशिया में अगर हम देखें तो इजराइल का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेड, मैंने बताया कि एशिया में इंडिया तीसरे नंबर पे आता है इजराइल के साथ ट्रेड में, चाइना नंबर 1 पे आता है। तो मतलब इजराइल एंड चाइना के रिलेशंस आर रियली गुड, और इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस आर बहुत ज्यादा खराब। तो मतलब जो उनका बहुत अच्छा फ्रेंड है वो हमारा दुश्मन है, तो यहां पे भी गड़बड़ है। नेक्स्ट आपके पास है रिलेशंस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब है। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी बॉर्डरिंग कंट्री आपकी फ्रेंड हो ही नहीं सकती है, चांस ही कोई नहीं, क्योंकि आपका किसी ना किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट खड़ा होगा ही होगा। पाकिस्तान इजराइल का फ्रेंड कंट्री है, और इजराइल पाकिस्तान को एज आप बोल सकते हो गुड पार्टनर देखता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री। इजराइल उसके साथ कनेक्टिविटी क्यों रखना चाहता है? क्योंकि इजराइल को ये कि अगर पाकिस्तान की सपोर्ट हमें मिलती है तो कहीं ना कहीं हम पैलेस्टीन को जो है इस मुद्दे को हम खत्म कर सकते हैं। और पाकिस्तान क्यों इजराइल को सपोर्ट करेगा? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स। जैसे इंडिया का मैंने आपको बताया कि इजराइल जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट बेचता है उसमें से 40% इंडिया में आते हैं, और पाकिस्तान इंडिया में तो हमेशा होड़ लगी रहती है, आप बोल सकते हो, इन हथियारों को लेके। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान जो इंडिया का दुश्मन है, इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद भी इजराइल के साथ इनके अच्छे खासे रिलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड ट्रेड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड इजराइल रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड यूजर एग्रीमेंट एंड प्रपोज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे देखो एक चीज कि पहले तो चलो ये होता था कि हम इजराइल से बहुत सारी टेक्नोलॉजी मंगवाते थे, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में भेजी जाती थी। ये जब से हमने सिस्टम स्टार्ट कर दिया मेक इन इंडिया वाला, तब से क्या हो रहा है, बाहर की टेक्नोलॉजी को हम इग्नोर कर रहे हैं। आज का सिनेरियो ये है कि सरकार ये चाहती है कि हमारे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो सारे हम खुद बनाएं। जैसे आपने C-295 के बारे में सुना होगा, जिसको एयर बस बोला जा रहा है। वो क्या है? एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो टन्स ऑफ अराउंड 5000 टन जो है वो वेट लेके उड़ सकता है। स्पेन के साथ, स्पेन के साथ टाई अप करके इंडिया ने C-295 को बनाया है, एक एयरक्राफ्ट को बनाया है। तो मतलब क्या है, इंडिया मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। इंडिया चाहता है कि हमारी हर एक तरीके की टेक्नोलॉजी हम खुद बना लें। आत्मनिर्भर भारत इंडिया अपने आप को बनाना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली आप इजराइल से टेक्नोलॉजी एक टाइम के बाद मंगवाना बंद कर दोगे। तो इजराइल के साथ आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होगा तो आपका रिलेशन जो है वो हार्म हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि इजराइल जितने आर्म्स बेचता है उसमें से 40% इंडिया में आते हैं। जब इंडिया खुद इतना कैपेबल हो जाएगा कि अपने आर्म्स खुद बनाने लग जाएगा तो इजराइल का धंधा तो हो गया ठप, तो रिलेशंस क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, सिंपल चीज है। एंड लास्ट पे आपके पास आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो अभी तक आप बोल सकते हो कि फोर्स में नहीं आया है। इंडिया और इजराइल के बीच में इतना अच्छा ट्रेड होने के बावजूद भी आज भी इंडिया इजराइल के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब यहां से सामान इजराइल में जाएगा तो बॉर्डर एंटर करने के लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, वहां से सामान इंडिया में आएगा, इंडिया के बॉर्डर एंटर करने के लिए कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट इंडिया इजराइल के बायलैटरल रिलेशंस। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इजराइल हमास का जो भी चल रहा है इसके ऊपर आपसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कभी भी किसी भी कंट्री में कोई मुद्दा खड़ा होता है, उस मुद्दे के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है इंडिया का उसके ऊपर क्या स्टैंड है, इंडिया उस मुद्दे के ऊपर क्या सोचता है। या क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया का उस कंट्री के साथ क्या बायलैटरल रिलेशन रहा है। आपने इस चीज के ऊपर फोकस करना होता है। ऐसे ही आप इजराइल की वॉर्स पढ़ते जाओ कि ये पहली वॉर हुई थी, ये
कोई नहीं पूछने वाला आपसे, ना तो प्री में पूछने वाला है ना मेंस में पूछने वाला है। वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है दैट टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, ना कि दूसरी कंट्रीज के इंटरनल मुद्दे। उनके इंटरनल मुद्दे हमारा यहाँ पे बिल्कुल भी मुद्दा नहीं है जिसको हमने पढ़ना है, राइट। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट है दैट इज वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट ऑफ 2023। नाम से पता चल रहा है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, मतलब दुनिया भर में एनर्जी को लेके क्या सिनेरियो है, क्या आने वाले सालों में एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, क्या आने वाले सालों में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होगा या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, क्या कोयले का इस्तेमाल ज्यादा होगा या सोलर एनर्जी का इस्तेमाल ज्यादा होगा। यही सारी चीजें हमें ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट बताती है, और ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश की जाती है। इस चीज को याद रखो। इसमें आपने चीजें प्रीलिम के लिए अगर कुछ याद रखनी होती है तो वो याद रखनी होती है कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है, या फिर सबसे पहले तो ये याद रखो कि रिपोर्ट निकालता कौन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्री। मेंस के लिए इस रिपोर्ट को एज अ एग्जांपल यूज करो कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में देखो जी ये बात बोली गई थी कि अगले आने वाले सालों में ये सिनेरियो होने वाला है, क्योंकि जो इस इंस्टीट्यूशन इसको निकालता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, दिस इज द इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिनके द्वारा हर साल निकाली जाती है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। हर साल ही निकाली जाती है, कोई नया चीज नहीं है, इस चीज को याद रखना है आपको। India is expected to have highest growth in energy demand over the next 3 decades। तो सबसे पहली बात क्या बोली गई है कि अगले 30 सालों में इंडिया में हाईएस्ट डिमांड आपकी जनरेट होने वाली है। किस चीज की? एनर्जी की। अरे ऑटोमेटिकली होगी ना जनरेट, जब किसी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो करती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे क्या हो रहा है, इकोनॉमी इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन। जीडीपी बढ़ना मतलब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ होना, ग्रोथ होना मतलब जीडीपी कैसे बढ़ती है, जितना ज्यादा आपकी कंट्री में प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा आपकी जीडीपी होगी। जीडीपी क्या होता है, एक साल में आपकी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी वैल्यू। अगर मान लो एक साल में इंडिया के अंदर सिर्फ 10 बिस्किट के पैकेट बने, एक बिस्किट के पैकेट की कीमत है 10 रुपए, तो 10 बिस्किट के पैकेट की टोटल कीमत कितनी होगी, 100 रुपया। तो इंडिया की इकोनॉमी कितनी होगी, 100 रुपया। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, मोर देन 3 ट्रिलियन, मोर देन 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और हमारा जो मुद्दा है वो क्या है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी बनना। अगर आप इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करवाना चाहते हो कि टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू 5 ट्रिलियन हो जाए, तो मतलब बहुत कुछ प्रोड्यूस होगा। और प्रोड्यूस होने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी। जैसी मर्जी एनर्जी हो, चाहे कोयले वाली एनर्जी हो, पेट्रोलियम वाली हो, सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, डिमांड तो बढ़ने वाली है ना। तो सबसे ज्यादा आपको डिमांड किसमें देखने को मिलने वाली है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया को बोला जा रहा है कि 2050 तक देयर इज अ चांस कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 2050 में सिनेरियो क्या होने वाला है, चाइना नंबर 1 पे और इंडिया नंबर 2 पे। और मोदी सरकार का क्या बोलना है कि 2030 तक, इनफैक्ट नॉट जस्ट मोदी सरकार, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी बोलना है कि 2030 तक देयर इज अ चांस कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, कोई इसमें चक्कर नहीं है। जब 2017 की हम बात करते, इंडिया वाज एट नंबर 7। जब मैं बात कर रहा हूं 2023 की, तो इंडिया इज एट नंबर 5। तो 2030 की बात करूंगा तो तीसरे नंबर पे तो आ ही जाएगी।
और 2050 की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे तो आ ही सकता है, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है इंडिया। वर्ल्ड लेवल पे किसी भी कंट्री को आप देखो, जो कितने भी आपके वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस को आप सुनो, इकोनॉमिक जो लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस को सुनो, तो हर एक बंदा ये बोल रहा है कि इंडिया सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले टाइम पीरियड में। कारण क्या है? इंडिया हैज रिसोर्सेस, इंडिया हैज मैन पावर, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में तो है। ऊपर से इंडिया की पॉपुलेशन में से मोर देन 60% आर यंग पॉपुलेशन, और यंग पॉपुलेशन ही ग्रोथ करवाती है, बुजुर्ग तो इंडस्ट्री में काम करने से रहे। कुछ मतलब पॉजिटिव्स हैं इंडिया की इकोनॉमी में, जिसकी वजह से ये सारे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया ग्रो करने वाला है। वो पागल नहीं है कि ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, अगर सेम गवर्नमेंट रही तो पॉसिबल है, दिस इज ट्रू, क्योंकि इस गवर्नमेंट के अलावा, मतलब इस पार्टी के अलावा कोई दूसरी इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी हमें दिख नहीं रही है जो इस लेवल पे ग्रोथ करवा सके। राइट, सेम ही रहने वाली, डोंट वरी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, सेकंड क्या पॉइंट क्या बोला, हाउ एवर इंडियाज इंडस्ट्रियल सेक्टर विल एमिट 30% लेस कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। यहां पे अगर हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो 2030 तक 30% कम हो जाएगा। हालांकि आने वाले सालों में एनर्जी डिमांड बढ़ने वाली है, एनर्जी डिमांड बढ़ेगी मतलब आपको कोयला, पेट्रोलियम ये सब चाहिए, तो मतलब क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारा एमिशन कम होने के चांसेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो एनर्जी की डिमांड हम पूरी करने की कोशिश करेंगे वो हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके। ऐसे नहीं सोलर सिटीज बन रही है और ऐसे नहीं सोलर पार्क लग रहे, क्योंकि आने वाले समय में आपको एनर्जी चाहिए। बट हमारा फोकस ये है, इंडिया का फोकस ये है कि हमें एनर्जी की डिमांड तो होगी, लेकिन उस डिमांड को हम क्लीन एनर्जी से ही फुलफिल करेंगे। जैसे रिसेंटली दिल्ली में आपके पास हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो बसेस हैं वो लॉन्च की गई, और ये बोला जा रहा है कि 2023 के एंड तक ऐसी 15 और बसेस जो है वो लॉन्च की जाएंगी। कहां पे? दिल्ली, हरियाणा, यूपी में। अब ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस क्या होती है? इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी कौन सी? ग्रीन हाइड्रोजन, जिसको क्या है, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन को बनाने के लिए आपको चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करवाने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। अगर तो आप वहां पे कोयला इस्तेमाल करवा के इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो आपकी जो हाइड्रोजन बनेगी दैट विल बी ग्रे हाइड्रोजन। बट अगर आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके बना रहे हो हाइड्रोजन तो आपकी बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन। वो ग्रीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी होती है और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है, और जो एमिट होता है वो क्या होता है? सिर्फ वाटर एंड वाटर वेपर्स। तो ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस आई है ना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो फ्यूल डाला जाएगा उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसको कन्वर्ट करेगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल किसमें? एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एमिशन क्या निकालेगा? वाटर एंड वाटर वेपर। तो मतलब जो धुएं में निकलेगा वो सिर्फ वाटर वेपर होगा, तो मतलब नो पॉल्यूशन, नो पॉल्यूशन। तो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारा कम होने वाला, ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है, ध्यान रखना। देन आगे रीजंस फॉर सच असेसमेंट। अच्छा, एक पॉइंट और है, एंड पैसेंजर कार्स विल एमिट 25% लेस कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोमीटर ड्रिवन। तो ये तो था इंडस्ट्रीज के लिए। अगर हम पैसेंजर व्हीकल्स की बात करते हैं तो वो 25% से कम होने वाला है पर किलोमीटर। मतलब आज के टाइम पे आप गाड़ी चलाते हो, 1 किलोमीटर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है गाड़ी, उससे 25% कम हुआ करेगा आने वाले सालों में, मतलब 2030 तक। राइट, नेक्स्ट देखो, reasons for such assessment, these changes are attributed to government policies that have lifted people out of poverty, improved their quality of life while addressing climate commitments through increased efficiency and new technologies.
यहाँ पे क्या देखने को हमें मिल रहा है कि सरकार के द्वारा ऐसी पॉलिसीज लाई जा रही हैं जिससे क्या है, जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन मिशन लेके आए और उसी हाइड्रोजन मिशन के तहत आपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसेस को बनाया, जिससे क्या होगा, आपका एमिशन कम होगा। एमिशन कम होगा तो जनता को बीमारियां कम लगेंगी, सिंपल चीज है। आप उज्ज्वला स्कीम लेके आए, उसमें आपने क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो जनता को प्रोवाइड किया। तो ये सारी पॉलिसीज ही हैं जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि जनता की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है। नंबर 2 इसमें देखो, अदर असेसमेंट अबाउट इंडिया ओवर द पास्ट 5 years in India, solar photovoltaic cells have accounted for nearly 60% of new generation capacity। पिछले कुछ सालों में, पिछले खास तौर पे 5 सालों में हमें क्या देखने को मिला है कि इंडिया में बहुत सारे सोलर पार्क लगे हैं। और सोलर पार्क में जो आपकी वो शील्ड सी लगी होती हैं, उसके ऊपर कौन से सेल लगे होते हैं? सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जो क्या करते हैं, सोलर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते। तो वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है इंडिया में। देन अदर असेसमेंट अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में और क्या असेसमेंट है? दिस इज ऑल अबाउट इंडिया हो गया। अब वर्ल्ड के बारे में देखो, fossil fuel share in the global energy supply is projected to reduce from around 80% to 73% by 2030। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लेवल पे आज के टाइम पे 80% जो एनर्जी की डिमांड है वो आपके फॉसिल फ्यूल से पूरी होती है। फॉसिल फ्यूल जो फॉसिल से बना होगा, फॉसिल्स मतलब ऐसे जानवर, ऐसे पेड़ पौधे जो हजारों साल पहले नीचे दफन हो गए थे और आज वो फ्यूल में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्योंकि हर एक प्लांट एंड हर एक एनिमल के अंदर कार्बन होता है। जब वो नीचे दफन हो जाएगा उसका सारा कार्बन इकट्ठा हो जाएगा, और जब कार्बन को जलाओगे तो क्या मिलता है आपको? एनर्जी। लेकिन साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी तो मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल सकता है, मतलब पोल्यूशन भी मिलता है। तो आज के टाइम पे वर्ल्ड में टोटल एनर्जी डिमांड का 80% डिमांड फॉसिल पूरा करते हैं, लेकिन 2030 तक आपको क्या देखने को मिलेगा? ये 80% से कितना हो जाएगा? 73%। तो मतलब अभी टोटल एनर्जी डिमांड में से 80% डिमांड फॉसिल पूरा करते हैं, लेकिन 2030 तक सिर्फ 73% डिमांड ही फॉसिल पूरा करेंगे। तो मतलब क्या है? क्लीन एनर्जी वर्ल्ड लेवल पे बढ़ रही। और अगर क्लीन एनर्जी आएगी तो कार्बन एमिशन भी कम हो जाएगा। कार्बन एमिशन कम हो जाएगा तो ग्रीन हाउस गैस कम होगी। ग्रीन हाउस गैस कम होगी तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज आपका रुक गया। सिंपल चीज। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन विल पीक बाय 2050। 2025 आते आते आपको ये एमिशन बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2025 तक आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कंट्रीज करने वाली है। कारण क्या है कि कोविड के दौरान एक तरीके से प्रोडक्शन के ऊपर बंदिश लग गई थी, जिसके बाद जैसे ही कोविड आपका गया, खास तौर पे कब गया है कोविड? 2022 में। 2022 से लेके 2025 तक ये एस्टिमेट पहले लगाया गया है कि सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करने वाली है, मतलब वो भरपाई करने वाली है जो उनको नुकसान हुआ है कोविड के दौरान, जिसकी वजह से एमिशन बढ़ सकता है, ना कि इस वजह से कि आपके पास फॉसिल फ्यूल बढ़ेंगे। 2025 के बाद ये एमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि 2030 तक फॉसिल फ्यूल का जब कंट्रीब्यूशन 73% है तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का भी अमाउंट जो है, एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। राइट। नीचे आपको इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में बताया गया है, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे कहां पे? पेरिस में। पेरिस इज इन फ्रांस। और ये कब बनाई गई थी? 1974 में। इट इज ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी अनदर ऑर्गेनाइजेशन का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, फ्रीली अपना काम करती है। और इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब कुछ सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है। कौन सी सरकारें हैं वो देखो,
टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑयल सप्लाई। मेजर मुद्दा क्या है कि ऑयल सप्लाई ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छे तरीके से होती रहे, इसलिए कुछ सरकारों ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मेंबरशिप में आपको 31 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी जिसमें इंडिया नहीं है। इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसको आपने याद रखना है, राइट। प्रीलिम्स के लिए पता क्या होता है, मैं चीज बताता हूँ। पहली बात तो हमारा जो प्रीलिम है इंडियन सिविल सर्विसेज वाला, उसमें ये डाटा नहीं पूछते हैं, डाटा नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर आप टारगेट कर रहे हो कोई स्टेट वाला, उसमें डाटा पूछते हैं, उसमें डाटा पूछा जाता है। रिसेंट वाला आपने एचएएस का पेपर देखा होगा, कोई रिसेंट वही हुआ है स्टेट सिविल सर्विसेज का, उसमें डाटा पूछा हुआ है इतने परसेंट उसमें पूछते हैं। हाँ, पंजाब वाले में पूछा जा सकता है, अगर आप पंजाब का पीसीएस टारगेट कर रहे हो तो वहां पे पूछा जा सकता है। लेकिन जो इंडियन सिविल सर्विसेज है उसमें ऐसे डाटा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते, राइट। नेक्स्ट देखो, इंडिया इज पार्ट ऑफ द एसोसिएशन कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इज पब्लिश्ड एवरी ईयर एंड प्रोवाइड क्रिटिकल एनालिसिस एंड इंसाइट्स ऑन द ट्रेंड्स इन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई। इंडिया मेंबर तो नहीं है, लेकिन ये जो आपका एसोसिएशन कंट्रीज है, हमेशा होती है ना एसोसिएशन कंट्रीज, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन की वो मेंबर नहीं है, बट उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एफर्ट्स होंगे, जो भी इनिशिएटिव्स होंगे, उसको ये एसोसिएशन वाली कंट्रीज लागू करने में हेल्प करेंगी। तो आपने ये याद रखना है कि इंडिया इज एसोसिएशन कंट्री ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बट नॉट अ मेंबर कंट्री। और 1974 में ये आपकी बनी है। जब जब देखो, मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, जब जब कहीं पे भी कोई भी करंट अफेयर पढ़ते हो उसमें किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, किसी एजेंसी की बात आती है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके बारे में आप सब पढ़ो। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम। पंजाब वाले में तो मैंने देखा जो लास्ट पेपर हुआ था, शायद वो पेपर था मेरे पास, उसमें क्वेश्चन हेडक्वार्टर्स के ऊपर पूछे हुए थे। हेडक्वार्टर्स के ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन कभी टफ नहीं होता। मैंने आपको बताया कि स्टेट वाले सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन थोड़े से फैक्चुअल होते हैं। तो वो फैक्ट याद रखने में कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन टफ कभी नहीं हो। अब एचएएस में जितने क्वेश्चन थे सारे क्या थे? ईयर ओरिएंटेड। ईयर पता है तो कर लो, नहीं पता तो नहीं कर सकते। और वही चीज आपको स्टेट सिविल सर्विसेज में देखने को मिलती है। पंजाब वालों को तो ट्रेंड है, ये हेडक्वार्टर पूछते ही पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज क्यूआर कोड्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स। क्यूआर कोड क्या होता है, कोई बताएगा? क्यूआर का मतलब क्या है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। अच्छा, क्या होता है इसमें? क्या, दोबारा से बता दो, क्योंकि टैक्स लगने वाला है, अभी बताया जो। हम्म सारा कुछ होगा। जैसे बुक के ऊपर, अगर आपके बुक्स के ऊपर अक्सर होता है कि बुक के ऊपर आजकल क्यूआर कोड होता है, तो उस बुक के बारे में सारी डिटेल आपको बताई जाएगी, कब पब्लिश हुई है, कितना इसका अप्रोक्सीमेट प्राइस जो है वो हो सकता है, एमआरपी कितना हो सकता है, इस बुक में किस चीज के बारे में लिखा गया है, ऑथर कौन है, सब कुछ बताते हैं। वैसे यहाँ पे देखो, फूड के ऊपर, कई कई फूड आइटम्स के ऊपर आपको क्यूआर कोड ऑलरेडी मिल रहा है, लेकिन सारी के ऊपर नहीं है। सारी जितनी भी पैकेज्ड फूड आइटम्स आ रही हैं उनके पीछे क्यूआर कोड होना चाहिए, ये बोल रहा है कौन? फसाई। फसाई का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिस इज फसाई। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको 2008 में बनाया गया है। फसाई एक्ट जो है इसको पास किया गया था 2006 में। दोनों चीजें याद रखो कि एक्ट जो सरकार ने पास किया था इस बॉडी को बनाने के लिए, वो 2006 में पास किया गया था। बना कब है? 2008 में। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है।
सरकार के कंट्रोल में नहीं है। सरकार के अकॉर्डिंग ये अपने डिसीजन नहीं लेती है, सरकार के अकॉर्डिंग इनकी पॉलिसीज नहीं आती है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है। तो सिंपल सी बात है, अगर सरकार के कंट्रोल में आप ऐसी बॉडी को रख दोगे जो क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रही है, तो देर इज अ चांस कि सरकार के जो मुलाजिम होते हैं या सरकार के जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ये कोई घोटाले करवा सकते हैं। अब जैसे मैगी हो गया जी, मैगी को बैन कर दिया, ये कुछ साल पहले की बात है ना, मैगी बैन हुई थी। ये बैन करने वाला कौन है? फसाई। क्योंकि फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना और जो सेट स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो फूड फॉलो कर रहा है, ये चीज को इंश्योर करना किस अथॉरिटी का काम है? फसाई का। तो फसाई के द्वारा क्या बोला गया है? हैज रेकमेंडेड द यूज ऑफ क्यूआर कोड ऑन फूड प्रोडक्ट टू मेक इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल टू द विजुअली इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक फूड आइटम के ऊपर एक क्यूआर कोड बना होगा जिसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा कि इस फूड में क्या क्या इंग्रेडिएंट है, ये फूड की मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, कहाँ पे प्रोडक्शन इसकी हुई है, मेड इन इंडिया है या नहीं या बाहर से आया है। देन उसके बाद अगर इस फूड में कोई एलर्जिक चीज है, मतलब जैसे कुछ चीज होती है ना, कुछ लोग लहसुन से एलर्जिक होते हैं या कुछ केमिकल से एलर्जिक होते हैं, तो वो कोई केमिकल कोई एलर्जन इसमें है जिससे किसी को एलर्जी होने के चांसेस होते हैं, तो वो आपको मेंशन करना है कि इसमें ये एलर्जेंट हो सकता है, अगर आप एलर्जिक हो तो इस फूड को मत खाओ एंड ऑल। ये सारी चीजें क्यूआर कोड के ऊपर होंगी। आप अपने स्मार्टफोन में जाओ, क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, आप स्कैन करोगे, इंफॉर्मेशन लिखी हुई भी आ जाती है और आप सुन भी सकते हो उसको। जैसे वो क्लिक करोगे, आप वहां पे माउस से बढ़ो छोटे, उसको क्लिक करोगे वो पूरा बोल के बताता है। तो ये खास तौर पे किसके लिए बेनिफिशियल होगा? जो विजुअली इंपेयर्ड है, जो देख नहीं सकते हैं, आप बोल सकते हो, तो वो अगर कोई आइटम फूड आइटम खा रहे हैं तो वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो वो उसको सुन सकते हैं कि अच्छा ठीक है जी ये क्या चीज है, राइट। अब ऐसा मत बोलो कि सर वो क्यूआर कोड को कैसे स्कैन करेंगे, कि वो तो उनको तो कुछ दिखता नहीं है। बट बात ये है कि जो विजुअली इंपेयर्ड होते हैं दे आर ट्रेन्ड फॉर दीज थिंग्स, बट बात ये है कि वो पढ़ नहीं सकते हैं। वो पढ़ तो नहीं ना सकते, क्यों नहीं पढ़ सकते? या तो वहां पे वो डॉटेड वाला जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा, वो डॉटेड वाला नहीं होता कि कोई चीज लिखी हुई तो डॉट 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 डॉट, मतलब हाथ में फील होता है ऐसे डॉट, तो उसके ऊपर ऐसे हाथ लगा के फिर वो पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है, या फिर सुन के पढ़ते हैं, वैसे दिखता तो उनको है नहीं, आप बोल सकते हो। तो क्यूआर कोड का भी स्टैंडर्ड होता है कि आप जैसे आपके पास ये पैकेज्ड फूड है, उसके कौन से कॉर्नर में आप क्यूआर कोड बनाओगे। देयर इज अ सेट लोकेशन कि यहाँ पे आपने बनाना है और इतना परसेंट टोटल जो पैकेज होगा उसका इतना परसेंट आपने एरिया कवर करना है। जैसे वो नहीं होता, वो ये जो लोग सिगरेट पीते हैं तो वो सिगरेट वाला जो आपका पैकेज होता है उसके ऊपर बना होता है, या फिर कोई गुटखा खाता है या कोई जर्दा लगाता है, ये उसके ऊपर बना होता है। एक बहुत ही गंदा सा फोटो लगा होता है उसके ऊपर, जिसको वो मतलब कैंसर हो रखा है गले में, वो दिखाते हैं। तो वो खुद कंपनी बना रही है, क्यों बना रही है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया गया कि आपके टोटल पैकेज का इतने परसेंट वो होना चाहिए। तो आज के टाइम पे 70 से 80% के बीच में वो फोटो बड़ी होती है, बाकी थोड़ा बहुत लिखा होता है कंपनी के बारे में, राइट। सो दिस इज आर क्यू आर कोड। तो इसके बारे में ये बात कर रहे हैं, नथिंग मच इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें आपने देख लेना है कि क्या क्या चीजें होंगी, राइट। नीचे आपको वही दिया गया है। अच्छा, हेडक्वार्टर जो फसाई के हैं, बाकी तो मैंने आपको बता दिया, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली। ज्यादातर ये ऑर्गेनाइजेशन के न्यू दिल्ली में होते हैं, सबके नहीं, ज्यादातर। नेक्स्ट देखो, इंडियाज फर्स्ट नैनो डीएपी प्लांट। डीएपी डालते हैं, डीएपी क्या होती है? खाद। हाँ, डीएपी क्या होती है? खाद, जिसको भर भर के पंजाब हरियाणा में डाला जाता है खेतों में जब कनक बीजते हैं या कोई भी फसल बीजी जाती है। क्योंकि डीएपी में खास तौर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? नाइट्रोजन मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, क्योंकि या पोटाश भी होता है किसी किसी केस में। वैसे यही तीन चीजें होती हैं, पोटाशियम, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तीन चीजें, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम। क्योंकि ये तीन वो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप बोल सकते हो, जो एक प्लांट को चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए, रूट ग्रो करने के लिए, एंड फल एंड आप बोल सकते हो फ्लावर्स बनाने के लिए।
तो ये तीन चीजें आपको डीएपी के अंदर देखने को मिलेगी अलग अलग प्रोपोर्शन में। अगर मान लो पंजाब हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ की जमीनों में खास तौर पे नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की कमी मिलती है, तो यहाँ पे डीएपी में ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस का होता है, राइट। जो डीएपी आप डालते हो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ऐसे बड़े बड़े दाने से। अगर आप डीएपी देखते हो तो वो क्या होती है, बड़े बड़े दाने से होते हैं ना, अगर आपने कहीं देखे हो तो वो बड़े बड़े दाने से हैं। उसका क्या नुकसान है, उसका नुकसान ये है कि आप बहुत ज्यादा डालते हो। पहली बात तो सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी बड़ी चीज होगी वो सरफेस एरिया उतना कम कवर करेगा। अगर वही बड़े बड़े दाने से पाउडर फॉर्म में हो तो वो कम डलेगा, ये चीज हमेशा याद रखना। अगर वो बड़े बड़े दाने पाउडर फॉर्म में होंगे तो वो कम डलेगा, अगर वो मोटे मोटे और मोटे कर दोगे तो ज्यादा डलेंगे आप उससे। लेकिन बात यह है कि जितनी वो चीज बारीक होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। अगर डीएपी को या फिर यूरिया को मैं लिक्विड फॉर्म में बना दूं तो वो उससे भी बेहतर है। लिक्विड फॉर्म में छिड़काव जब आप करते हो, पूरी जमीन के ऊपर छिड़कते हो उस चीज को, वो कम लगती है एज कंपेयर टू सॉलिड फॉर्म में अगर आप डालोगे। तो ये जो नैनो डीएपी का फर्स्ट प्लांट लगाया गया है, ये लगाया गया है जी आपका कहां पे, कलोल में। कलोल पड़ता है गांधीनगर में, और गांधीनगर कहां पे है, गुजरात। हमारे होम मिनिस्टर और जो कोऑपरेशन मिनिस्ट्री के भी हेड हैं दैट इज अमित शाह, उनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया और ये पहला हमारा प्लांट है। और ये इफ्को का प्लांट है। इफ्को क्या है, इफ्को इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जिसको 1967 में बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहिए। इफ्को की अगर हम बात करते हैं, जगह जगह आप देखते होंगे खाद की बोरियों के ऊपर इफ्को ही लिखा होता है मोस्टली। कब बनाया गया इसको, 1967 में। अच्छा, कौन बताएगा मुझे कि 1967 में क्यों बनाया इसको, सोचो और बताओ। ग्रीन रेवोल्यूशन सर। वेरी गुड। कौन है ये, रोमी सिद्धू? हमारी सर क्लास में कौन है? रवीन जोत सर, रवीन जोत। ओ माय गॉड, आज भाई साहब आप कैसे ऑनलाइन हो गए? सर काम पड़ गया था मुझे, तो मैं अभी शादी में भी जाना है थोड़ी देर तक का। ठीक है बेटा, ठीक है, कोई चक्कर नहीं। वेरी गुड, सही बताया उसने। वो क्या बोल रहा है कि आपके पास ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन। हम बोलते हैं ना कि 1965 में इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। रिसेंटली एमएस स्वामीनाथन, जिसको इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर माना जाता है, उनकी डेथ भी हुई है, रिसेंटली हुई है ना। तो वो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या बोला गया था, एक तो हाइब्रिड जो आपके वैरायटी सीड्स की बात की गई थी। हाइब्रिड वैरायटी सीड्स मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स बना के लेके आओ जिससे आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरा उन्होंने बात की थी केमिकल्स की। केमिकल्स में कुछ भी हो सकता है, वीडीसाइड भी हो सकता है, पेस्टिसाइड भी हो सकता है, और खास तौर पे फर्टिलाइजर। वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो घास वगैरह को, वीड्स वगैरह को खत्म करने के लिए होते हैं, फसल में हो जाते हैं ना घास वगैरह। पेस्टिसाइड जो पेस्ट को खत्म करने के, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको खत्म करने के लिए। फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स जमीन को उपजाऊपन जो है वो प्रोवाइड करने की। इन्हीं फर्टिलाइजर्स में आपके पास आता है, चाहे आपका यूरिया हो, चाहे आपका डीएपी हो, कोई भी फर्टिलाइजर। तो इसलिए इफको बना था फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 1967 में, क्योंकि 1965 में हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था खास तौर पे। हाँ हाँ, तो यहां पे अगर हम बात करते हैं, ये ग्रीन रेवोल्यूशन खास तौर पे कहां पे हुआ था, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, ये तीन एरियाज में ही ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आपका आया था। अब यहाँ पे देखो करंट अफेयर में क्या बोला जा रहा है, नैनो डीएपी एंड नैनो यूरिया आर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स डिजाइन्ड टू इंप्रूव न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल इंपैक्ट
DAP liquid is an efficient source of nitrogen and phosphorus. They are developed using nanotechnology to enhance nutrient delivery of plants, leading to higher crop yield and less fertilizer use. नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो से भी नीचे होती है नैनो टेक्नोलॉजी, जिससे क्या है आप लिक्विड फॉर्म में चीजों को बनाओगे या फिर पाउडर फॉर्म में चीजों को बनाओगे, मोस्टली लिक्विड फॉर्म में ही बनाया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में, और अच्छा खासा न्यूट्रिशन आपको उसमें मिल जाएगा और उस न्यूट्रिशन का आप इस्तेमाल करके क्रॉप का जो यील्ड है, जो उत्पादन है, उसको बढ़ा सकते हो। अगर आप नैनो डीएपी की बात करते हो उसमें खास तौर पे आपको नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस देखने को मिलेगा, सिंपल चीज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया में, डीएपी में क्या बेनिफिट है, तो आप क्या बताओगे, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? नंबर 1 तो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आप ज्यादा बेहतर खाद बना सकते हो, राइट। नंबर 2, एरिया ज्यादा कवर होगा, सरफेस एरिया ज्यादा कवर होगा, मतलब क्या है, खाद का इस्तेमाल कम हो जाएगा। नंबर 3, वेस्ट कम हो जाएगा। अभी आप जितनी खाद डालते हो उससे कम खाद डाल रहे हो, तो जो वेस्ट हो रही है कुछ आप, क्योंकि रिक्वायर्ड तो कम है, आपको ज्यादा डालनी पड़ रही है क्योंकि आपके पास सॉलिड फॉर्म में, तो वो वेस्ट कम हो जाएगा। नंबर 4, जितने कम केमिकल्स का इस्तेमाल होगा उतना ज्यादा बेहतर फूड आपका होगा। नंबर 5, सोचो, सिंपल चीज है, दिमाग लड़ाओ थोड़ा सा, मेरी शक्ल की तरफ देखे जा रहे हो। हार्मफुल कम होएगा सर। कम हार्मफुल होगा, ठीक है, मान लिया। नेक्स्ट, पोल्यूशन कम हो जाएगा, इजी टू यूज सर। इजी टू यूज हो जाएगा, वेरी गुड, इजी टू यूज हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। क्योंकि जो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूरिया डाल दिया, इतने मोटे मोटे दाने वाला यूरिया डाला आपने, वो पूरे का पूरा एक बार में खुरेगा तो नहीं, और उतना क्रॉप को चाहिए भी नहीं, क्रॉप तो उतना ही सोखेगी जितना उसको चाहिए, जो एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि जो प्लांट सारे का सारा खा जाएगा, इतना भुक्खड़ नहीं है प्लांट आप लोगों की तरह, वो सिर्फ उतना ही खाएगा जितना उसको चाहिए, बाकी क्या है, जमीन में एज इट इज पड़ा रहेगा। आप दोबारा से सिंचाई करोगे, ऑब्जॉर्ब हो जाएगा। हाँ, दिस इज द पॉइंट कि सॉइल में जल्दी ऑब्जॉर्ब होगा अगर लिक्विड फॉर्म में होगा, तो अगर सॉलिड फॉर्म में तो उसको खुरने के लिए टाइम लगेगा, कि एक बार आपने पानी लगाया, फिर दूसरी बार लगाया, तीसरी बार लगाया, फिर जाके वो दाने से जो छोटे छोटे होते हैं, एट द एंड वो पानी का यूज भी कम हो जाएगा। देखो कितने सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है, अगर थोड़ा सा सोचने लग जाओ उस चीज के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है, पोल्यूशन कम हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिया आपके खेत में एज इट इज पड़ा हुआ है, पूरे वो दाने से खुरे नहीं है उसमें, तो बारिश आ गई, पानी सारा एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे से तीसरे में, और तीसरे से किसी ना किसी नाले में या नदी में उसमें जा रहा है केमिकल आपका, आगे लोग उसको पी रहे हैं, ये सब चीजें कम हो जाएंगी। या फिर सीप इन हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंच रहा है, वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि आप डाल ही उतर रहे हो जितना क्रॉप यूज कर लेगी, राइट। ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट नहीं होगा। हाँ, तो कितने सारे देखो फायदे हैं, इसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये प्लांट लगाया गया है। तो नीचे आपको बेनिफिट सारे बताए गए हैं, जो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। चाहे सरफेस एरिया का आपने बताया, जैसे सॉल्युबिलिटी का आपने बताया कि सॉल्युबल हो जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। टारगेटेड डिलीवरी, मतलब जहां पे आपको चाहिए वहां पे आप इसको डाल सकते हो, एग्जैक्ट ऐसे पूरे खेत में डालने की जरूरत नहीं है। देन रिड्यूस्ड लीचिंग, जैसे ये टारगेटेड डिलीवरी में, वो जैसे अभी मैंने आपको ड्रिप इरिगेशन बताया, उसमें एक माइक्रो इरिगेशन होती है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि आप पाइपलाइन बिछाते हो, बारीक बारीक पाइप्स होती हैं, वो बिछाई जाती हैं। जैसे मान लो किसी ने नरमा लगाया है, नरमा मतलब कॉटन, जो कपास होती है, कॉटन होती है, वो लगाई है, तो वहां पे आपने पाइप डाल दी। अब एक एक थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर आपके पास प्लांट होता है, हर एक प्लांट के पास एक एक सुराख आप कर दोगे, एक एक होल कर दोगे, और पानी वहां से उस प्लांट के बिल्कुल जड़ में जाएगा। वो पानी की सप्लाई जहां से आ रही है वहां पे डाल दो 1 लीटर यूरिया, टारगेटेड डिलीवरी हो जाएगी। सिर्फ हर एक प्लांट की जड़ में जाके वो आपका जो यूरिया है या जो भी फर्टिलाइजर है, क्योंकि फर्टिलाइजर तो जड़ में ही चाहिए ना, मैं पेस्टिसाइड या वीडिसाइड की तो बात ही नहीं कर रहा, वो ऊपर छिड़काव करना होता है, एक जगह डाल दो और वो हर जगह टारगेटेड डिलीवरी हो जाएगी।
राइट। ये चीज पॉसिबल जब आपके पास लिक्विड यूरिया या डीएपी आपके पास है, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा। यूरिया रिड्यूस, तो सर आते ही ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। अभी आ रहे हैं ना पुत्र, पहले नहीं आते, पहले नहीं आते थे, जब तूने होश संभाला तब से आ रहे हैं, क्योंकि ये पहला प्लांट हमारे यहाँ पे लगा है। लेकिन बाहर से तो हम इसको बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन का जब इशू हुआ था, तो यूक्रेन के इशू में चक्कर क्या था, फर्टिलाइजर्स आने बंद हो गए, तो वो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बाहर से मंगवा रहे थे। हमारे यहाँ पे जो बनाने वाला पहला प्लांट अब लगा है, मुद्दा ये है कि पहला प्लांट हमारे देश में अब लगा है, पहला प्लांट अब लगा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पहली बार अब स्टार्ट करने वाले हैं। नैनो वाला सिस्टम तो काफी टाइम से चल रहा है, हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पहला नैनो डीएपी का प्लांट अब लगा है आपके पास, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रिड्यूस्ड लीचिंग, लीचिंग वही हो गया कि नीचे जो आपकी जमीन है उसमें लीच आउट होके नीचे अंडरग्राउंड वाटर को खराब नहीं करेगा। एंड एनहांस न्यूट्रिएंट अपटेक, अब जो प्रॉपरली प्लांट को आपका यूरिया या डीएपी पहुंच रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे वो प्रॉपर न्यूट्रिशन उसको मिल पाएगा और वो प्लांट ग्रो कर पाएगा। प्लांट प्रॉपरली ग्रो करेगा तो ऑटोमेटिकली अच्छा उत्पादन भी आपको देके जाएगा। That's it. This is all about नैनो यूरिया, इसके बारे में आपने पढ़ना है। नैनो यूरिया हो गया, माइक्रो इरिगेशन हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि ये आप बोल सकते हो ज्यादा एफिशिएंट एग्रीकल्चर के तरीके हैं। एफिशिएंट एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा मुद्दा यही रहता है, खेती करनी बहुत आसान है, खेती करनी बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन एफिशिएंट खेती करनी टफ हो जाती है। जाने को क्या है, बीज गिरा दो, पानी लगा दो, खुला पानी होना चाहिए, खुला यूरिया और डालते रहो, ऐसे नहीं ना, जितना चाहिए उतना डालना है। हमारे यहाँ पे सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाते हैं, सॉइल की हेल्थ जानने के लिए कि इस सॉइल में किस किस चीज की कमी है, और वही चीज आप खेत में डालो, जिस चीज की कमी नहीं है वो मत डालो। फार्मर कुछ भी डालते हैं, हर एक बंदे ने ये दिमाग में बिठा रखा है कि यूरिया तो डालना ही डालना है, डीएपी तो डालनी ही डालनी है। हो सकता है कि सॉइल में ऑलरेडी आपका यूरिया पिछले वाला ही पड़ा हो, अभी जरूरत ना हो आपको, लेकिन लोग क्या करते हैं, जब कनक बीजते हैं साथ में डीएपी डालते हैं ना, देखा होगा आपने, तो वो गड़बड़ है। नेक्स्ट देखो, भूटान एंड चाइना बाउंड्री टॉक्स। भूटान एंड चाइना के बीच में कुछ रीजन्स को लेके बॉर्डर का डिस्प्यूट है। अब हमें पता है कि भूटान अपना 3 साइड का बॉर्डर जो है वो तो इंडिया के साथ ही शेयर करता है, एक साइड का बॉर्डर उसका लगता है किसके साथ, चाइना के साथ। इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है इंडिया का रीजन नॉर्थ ईस्ट वाला, ये सिक्किम हो गया हमारा ऊपर, ये नीचे इधर हो गया वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है असम, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 हमारी इंडियन स्टेट्स है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ये पूरे का पूरा आपका भूटान है इस तरीके से, दिस इज भूटान, जिसका ऊपर वाला बॉर्डर किसके साथ लगता है, चाइना के साथ। तो भूटान का जो बॉर्डर है वो 2 ही कंट्रीज के साथ लगता है, एक तो नीचे पड़ता हुआ इंडिया और एक ऊपर की तरफ जो है आपका चाइना। चाइना और भूटान के बीच में इन एरियाज को लेके, कई कई एरियाज को लेके डिस्प्यूट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रीजन पड़ता है दैट इज ढोकलम, दैट इज ढोकलम का रीजन। ये 2019 में ढोकलम वाला बड़ा इशू खड़ा हुआ था, उससे पहले भी 18 में। ढोकलम प्लेट्यू छोटा सा एरिया है जो क्या है, इंडिया भूटान चाइना के बॉर्डर वाले रीजन में है। यहाँ पे ढोकलम का पूरा एरिया है भूटान का, लेकिन इट इज अ डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ भूटान विद चाइना। चाइना बोलता है कि ये एरिया हमारा है। अगर चाइना ढोकलम में आके बैठ जाता है तो इंडिया को क्या दिक्कत है, इंडिया के और क्लोज हो जाएगा चाइना। किस चीज के क्लोज हो जाएगा, यहां से जो निकलता है आपका इस तरीके से चिकन्स नेक, ये जो छोटा सा एरिया जो हमें नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है उसके क्लोज हो जाएगा। और अगर चाइना ने गलती से भी इस एरिया को ब्लॉक कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट के साथ इंडिया का कनेक्शन टूट जाएगा, क्योंकि वाटर के थ्रू तो आप कनेक्ट ही नहीं कर सकते नीचे।
क्योंकि नीचे क्या है, एक तरफ बांग्लादेश आ जाता है, एक तरफ म्यांमार आ जाता है। मिजोरम कहाँ लगता है वाटर के साथ? क्या नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट समुद्र के साथ लगती है बे ऑफ बंगाल के साथ? बिल्कुल भी नहीं। नीचे से बांग्लादेश एंड म्यांमार ने कवर किया हुआ है। बांग्लादेश म्यांमार आज के टाइम पे अच्छी खासी टाइज है चाइना के साथ, आप बोल सकते हो। तो इसलिए हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। तो देखो, भूटान एंड चाइना रिसेंटली कंडक्टेड देयर 25th राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स मार्किंग द फर्स्ट सच मीटिंग सिंस 2016। 2016 के बाद पहली मीटिंग हो रही है इन बाउंड्री के डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। A significant outcome of the talk was signing of the cooperation agreement that established the joint technical team for the delimitation and demarcation of the Bhutan-China boundary। तो यहाँ पे एक टीम बनाई जाएगी भूटान एंड चाइना के द्वारा, जो मिलके क्या है, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। यहाँ पे देखो डिस्प्यूट कौन कौन से एरियाज को लेके है, नीचे वो सारे एरियाज आपको मैप के ऊपर बना के दिए गए हैं, प्रॉपरली ऊपर लिखे भी हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, द हिस्ट्री ऑफ भूटान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट स्टार्टेड इन 1950 व्हेन चाइना पब्लिश्ड अ मैप क्लेमिंग एरियाज इन वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ भूटान। भूटान के वेस्ट में मतलब ये एरिया, भूटान का वेस्ट मतलब ये एरिया, नॉर्थ मतलब ये एरिया। तो नॉर्थ भूटान एंड वेस्ट भूटान मतलब जो इंडिया वाली साइड लगता है, वहां पे कुछ एरियाज को चाइना क्लेम करता है। चाइना का ये सिलसिला ही है। चाइना ना कुछ सालों के बाद अपना एक नया मैप पब्लिश करता है जिसमें किसी ना किसी कंट्री का एरिया ऐड कर देता है। अरुणाचल प्रदेश का, इंडिया का साइचिन वाला, उधर अभी आगे चल के पढ़ेंगे हम, साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट फिर खड़ा हो गया है चाइना एंड फिलीपीन के बीच में। मतलब समुद्र वाला एरिया भी पब्लिश कर दिया कि ये भी हमारे मैप में ही आता है। कभी ताइवान को कर लिया पब्लिश, ताइवान तो चलो उनका है फिर भी, लेकिन वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रीजन है। तो ये चाइना का ऐसे ही चलता रहता है, हर एरिया को अपने कब्जे में करना चाहता है। अगर आप देखो ना, चाइना को अगर आप 1950 से पहले देखो, या फिर आप ये लगा लो कि 19th सेंचुरी का चाइना देखो और आज का चाइना देखो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। चाइना बहुत एक्सपैंड हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ है। इंडिया की ये पॉलिसी नहीं है एक्सपेंशन वाली, चाइना की है, आज भी है कि एक्सपैंड करना चाहते हैं अपने एरिया से, राइट। तो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें 495 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूट जो है वो आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ सेंट्रल भूटान में, और 269 स्क्वायर किलोमीटर का आपको वेस्ट भूटान में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एरियाज कौन कौन से हैं? चाइना क्लेम्स पार्ट ऑफ भूटान इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक ढोकलम रीजन जो चाइना इंडिया के साथ लगता है, अदर रीजन्स ऑफ डिस्प्यूट इंक्लूडिंग गामोचन हो गया, बतांगला हो गया, सिंचेला हो गया, साकतेंग सेंचुरी हो गया एंड आमोचू हो गया। ये एरियाज है जिसके ऊपर क्लेम करता है कौन? चाइना। लेकिन ये एरियाज है किसके कंट्रोल में? भूटान के कंट्रोल, राइट। तो नीचे आपको मैप के ऊपर ये सारे एरियाज बताए गए, वहां पे आप इसको देख सकते हो कहां कहां पे ये कौन कौन सा एरिया है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपके पास त्रिनिदाद एंड टोबैगो। त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये कंट्री है, ये छोटी सी कंट्री है जो आपको कहां पे देखने को मिलेगी? नॉर्थ अमेरिका में। मैंने कुछ दिन पहले उस इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डाली थी, मैम ने भी डाली आई थिंक, वो सत्यम वाले पेज पे भी, उसको देखना। दैट इज अबाउट 23 कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में वो देखो, नॉर्थ अमेरिका सामने लिखा हुआ है, कितनी कंट्रीज दिख पा रही हैं आपको? बताओ मुझे जरा। 3 ही दिखती हैं। एक तो वो पर्पल सी है, एक ब्राउन सी, ऑरेंज सी, और एक है येलो। येलो वाली तो है आपकी कनाडा, ब्राउन वाली आपका यूएसए, नीचे पर्पल वाला है आपका मैक्सिको। लेकिन इसके नीचे ये 3 है सिर्फ, इसके नीचे 20 कंट्रीज और है। सेंट्रल अमेरिका उसको बोल देते, लेकिन सेंट्रल अमेरिका जैसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं बेटे हमारे पास। 2 ही कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। वैसे रीजन बोल सकते हो कि सेंट्रल अमेरिकन रीजन है, लेकिन वो आता कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका। तो ये बीच में जो आपको छोटे छोटे डॉट्स मिल रहे हैं ना, वहां पे 20 कंट्रीज है, जिसमें से एक कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, पूरा नाम जो इसका है। तो ये जो त्रिनिदाद की हम बात करते हैं,
ये कंट्री में आपको रिसेंटली फोक ट्रेडिशन देखने को मिलेगा, थिएटर देखने को मिलेगा, रामलीला वाला। मुद्दा क्या है, ये आर्टिकल मैंने क्यों ऐड किया है, आपको बताने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ऐसा नहीं कि त्रिनद में पहली बार रामलीला सेलिब्रेट किया गया है। देखो अमेरिकन कंट्री है, ये नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे रामलीला हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 19th सेंचुरी में फ्रांस के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्लेवरी को बैन किया गया, स्लेवरी को बैन किया गया, तो ये जो त्रिनद वाला एरिया है ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। और बहुत सारे एरिया, जैसे कि उस दिन मैंने आपको नटल करवाया, साउथ अफ्रीका का जो नटल वाला एरिया है, वहां पे भी क्या था, वहां पे भी लेबर की कमी आई, क्योंकि स्लेवरी तो आपने खत्म कर दी, तो आप जबरदस्ती किसी से काम करवा नहीं सकते, और आपको अच्छी खासी पेमेंट दे के अगर काम करवाना है तो आपको मुनाफा नहीं होगा। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया, दैट इज इंडेंचर्ड लेबर। याद है इंडेंचर्ड लेबर? इंडेंचर्ड लेबर का मतलब क्या होता है कि बंदे के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, 1 साल का 3 साल का कोई एग्रीमेंट साइन होगा, जिसमें वो बंदा बोलेगा कि मैं अपनी मर्जी से इस एग्रीमेंट को साइन कर रहा हूं। उस एग्रीमेंट के तहत आपको किसी दूसरी कंट्री में भेजा जाएगा। इंडेंचर्ड लेबर विद इन इंडिया नहीं होती थी। इंडेंचर लेबर मतलब इंडिया से लेबर के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके यहां से उठा के उनको अपनी किसी दूसरी कॉलोनी में ब्रिटिश भेजते थे। तो त्रिनद में अगर हम बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 85% जो आपको वहां पे जनता मिलेगी वो इंडेंचर्ड लेबर के थ्रू इंडिया से आई हुई जनता है, इंडियन ओरिजिन की जनता है, जो 19th सेंचुरी, देखो यहाँ पे डेट भी दी गई है, 1845 में पहला बैच आप बोल सकते हो लेबरर्स का अंडर इंडेंचर्ड लेबर कहां पे भेजा गया था, त्रिनद में भेजा गया था। इस चीज को आपने याद रखना है। और वहां पे आपको मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है, नॉट 85%, गलत बोला मैंने, इट्स 37%। आज के टाइम पे 37% जो पॉपुलेशन है त्रिनद एंड टोबैगो कंट्री में, वो कौन सी है, इंडियन ओरिजिन की पॉपुलेशन है। 85% जो मैं बोल रहा हूं वो आपके लेबरर्स हैं जो यहां से उठा के ब्रिटिश कॉलोनीज में भेजे गए, ब्रिटिश कॉलोनीज में, जिसमें नटल भी आता था, साउथ अफ्रीका के और एरियाज भी आते थे, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन आपको इंडियन जनता की मिल जाएगी, और इस पॉपुलेशन के पीछे कारण क्या है, इंडेंचर्ड लेबर। तो आप लोगों का ये काम है कि इंडेंचर्ड लेबर के बारे में हर एक चीज आप पता करो कि इंडेंचर लेबर होता क्या था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में इंडेंचर लेबर के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो इंडेंचर्ड लेबर क्या है, कल तुम लोगों ने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन लिख के लेके आना है। तो क्वेश्चन लिखो, मेंशन करो क्वेश्चन। हाँ पढ़ाया मैंने, वो जो आप गांधी जब साउथ अफ्रीका में थे तो वो इंडेंचर्ड लेबरर्स के लिए ही सारा काम कर रहे थे। क्वेश्चन लिखो, आफ्टर द बैन put on slavery, after the ban put on slavery by the British government, after the ban put on slavery by the British government, labor crisis were resolved by the help of indentured labor, with the help of indentured labor throughout the British colonies, comma explain. तो वो बोल रहे हैं कि जब स्लेवरी के ऊपर बैन लगा दिया तो कॉलोनीज में लेबर की कमी आ रही थी। लेबर मतलब सस्ती लेबर, महंगी लेबर तो मिल ही जाएगी, सस्ती लेबर, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि ये एक नया कंसेप्ट लेके आए ब्रिटिशर्स, इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर अपने आप में मॉडर्न स्लेवरी है। इसको आपने एक्सप्लेन करना है कि इंडेंचर लेबर क्यों आई, इसमें क्या था,
इसके बेनिफिट्स क्या रहे हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या रही हैं, सब कुछ लिखना है। जब एक्सप्लेन करने को बोल दिया सब लिखना है आपने उसके बारे में, राइट। 150 से 200 या 250 तक भी चाहे लिख लेना, लेकिन अच्छे से साफ सुथरे वर्डों में आपने लिखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजिंग सा लिख दो। नेक्स्ट आओ, नीचे आपको मैप भी मिल रहा है, वहां पे आपको दिख जाएगा। ये देखो, ये नीचे जो लिखा हुआ है क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिक, पेट्रोरिका, देन पनामा, देन हैती, देन ट्रिनिडाद टोबैगो, ये सारी कंट्रीज हैं आपकी नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका नीचे से स्टार्ट होता है, कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, गयाना हो गया, ये ब्राजील हो गया, सुरनाम हो गया, फ्रेंच गिनी हो गया, यहां से स्टार्ट होता है नीचे से। ऊपर वाली सारी छोटी छोटी कंट्रीज पनामा तक, ये सब नॉर्थ अमेरिका में आती है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, गुजरात धोडो विलेज गेट्स यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, WTO, UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म की ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अगर हमारे इंडिया के किसी विलेज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो मतलब दैट विलेज इज इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशन या डेस्टिनेशन। तो आपने याद रखना है इसका नाम, विलेज का नाम है धोडो, जो आपको मिलेगा रन ऑफ कच्छ में। रन ऑफ कच्छ मतलब जो आपका गुजरात का ऊपर वाला हॉर्न हम बनाते हैं, जहां पे आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट, अब रिसेंटली ये वीडियो भी मैडम ने भी अपलोड की थी, आपने देखी हो, अगर देखिए, कल गुजरात वाली डाली थी वीडियो, शर्म करो थोड़ी बहुत, तो ये शौक के लिए थोड़े डालते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी। गुजरात प्लस पूरे इंडिया की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जिसका एरिया अराउंड 45,674 स्क्वायर किलोमीटर है, जो इंडिया की 9 अदर स्टेट्स से ज्यादा एरिया है। गुजरात की एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट इंडिया की 9 स्टेट से ज्यादा एरिया रखती है। 9 स्टेट्स कौन सी? सिक्किम 21,000 समथिंग ही है, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, इन सबसे ज्यादा एरिया है किसका? कच्छ डिस्ट्रिक्ट का, गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट का। तो ये गुजरात की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, प्लस इंडिया की भी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, और यहीं पे आपको मिलेगा धोडो विलेज, जिसको WTO, दैट इज UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। सो नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट आपने इसका नाम, लोकेशन, ये थोड़ा सा याद रखना। हाँ, WTO जो है आपका, UNWTO, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ना है, ठीक है। अगेन आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आ रही है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नीचे देखो, the UNWTO recognizes villages that contribute to the rural development and preserve landscape, cultural diversity and culinary traditions। मतलब ये उन प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करता है जहां पे कल्चर, ट्रेडिशन, फूड, ये सारी चीजें, कुलिनरी मतलब फूड का जो होता है सारा कुछ, तो इन सब चीजों को किसी विलेज ने प्रिजर्व करके रखा है। मतलब काफी कल्चरल विलेज है, जहां पे आप बोल सकते हो उनका जो ट्रेडिशन है उसको बहुत अच्छे से संभाल के रखा गया है। आजकल आपको विलेजेस में क्या देखने को मिलता है? जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स होती थी, जैसे पंजाब में दरवाजे वगैरह बनाए जाते थे एंड ऑल, आज सब लोगों ने खत्म करके अब नए तरीके के घर बना लिए, मॉडर्न विलेजेस। हिमाचल में तो आज भी देखने को मिलते हैं, हिमाचल में आज भी आपको जो पुराने, जैसे जिस तरीके के लकड़ी के घर बनाते थे, लोगों ने अभी भी प्रिजर्व करके रखे हुए। दैट इज योर ट्रेडिशन, कल्चर एंड ऑल सारी। तो धोडो विलेज इज वन अमंग देम, आप बोल सकते। Then the best tourism villages initiative launched in 2021 is a part of UNWTO effort to promote rural development, combat depopulation and encourage sustainable practices through the tourism। यहाँ पे 2021 में ये बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत क्या है, आप विलेजेस को रिकॉग्नाइज करते हो एज अ टूरिज्म स्पॉट। लोग गांव में घूमने के लिए आएंगे, तो गांव वाले गांव छोड़ के क्यों जाएंगे? डीपॉपुलेशन नहीं होगी ना, क्योंकि वहां पे टूरिज्म आ रहा है। अपने घर के बाहर समोसों की स्टॉल लगा लो और पैसे कमाते रहो, जो टूरिस्ट आएंगे वो आएंगे ना वहां पे। ये चीज होने वाली है, आप बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं
United Nations World Tourism Organization is a specialized agency of the United Nations to promote responsible, sustainable, universally accessible tourism. UNWTO headquartered in Madrid, Spain. तो मद्रिद में आपको स्पेन में देखने को मिलेंगे हेडक्वार्टर UNWTO के, जिसका खास काम क्या है, टूरिज्म को फैसिलिटेट करना, मतलब टूरिज्म के रिलेटेड सारे मुद्दों को सॉल्व करना। सिंपल चीज है, वर्ल्ड लेवल पे यूएन की बॉडी है, ये स्पेशल बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है खास तौर पे टूरिज्म के लिए। नेक्स्ट आ गया हमारे पास साउथ चाइना सी, जो हमेशा से ही डिस्प्यूटेड एरिया है। अब नीचे देखो आपके पास मैप दिया है, इसको हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया। उस मैप के ऊपर आओ जरा। मैप में आपको चाइना दिख रहा है, चाइना के बिल्कुल नीचे वियतनाम दिख रहा है, नीचे इंडोनेशिया दिख रहा है, मलेशिया, देन फिलीपींस। इट्स नॉट मलेशिया, ये मैप में हाँ नहीं मलेशिया है, मलेशिया कुछ एरिया इस तरफ है, ब्रूनी दिख रहा है साथ में। ये सारी कंट्रीज है जो साउथ चाइना सी को क्या करती है, बॉर्डर करती है। इसके बीच में एक रेड लाइन दिख रही है आपको, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, दैट इज 9 लाइन। इस 9 लाइन को बोला जाता है चाइना के द्वारा चाइना का वाटर बॉर्डर। इस 9 लाइन के अंदर जितने भी आइलैंड आएंगे वो सारे चाइना के, ये चाइना बोलता है। चाइना देखो कहां रह गया, ऊपर, और नीचे तक आके इंडोनेशिया तक अपने आइलैंड क्लेम कर रहा है। हालांकि ये आइलैंड किसके होने चाहिए, यहाँ पे आइलैंड देखो, पार्सल आइलैंड हो गया आपके, देन स्प्रेटले आइलैंड हो गया आपके, ये सारे आइलैंड देखो। स्प्रेटले को देखो ध्यान से, किसके क्लोज है, स्प्रेटले फिलीपीन के क्लोज है। पार्सल को देखोगे वियतनाम के क्लोज है एज कंपेयर टू चाइना। नीचे वाले आइलैंड्स को देखोगे ब्रूनी, मलेशिया, इंडोनेशिया के क्लोज है एज कंपेयर टू चाइना। बट चाइना बोलता है नहीं, ये एरियाज हमारे हैं, ये सारे जो आइलैंड्स हैं ये हमारे हैं, क्योंकि ये हमारा बॉर्डर ऐसे जाता है, ये 9 वाला, ये जो आपकी रेड लाइन बताई गई है, राइट। तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे एक टाइम होता था, आपने चोलास के बारे में पढ़ा होगा। चोलास के टाइम पे जो आपकी बे ऑफ बंगाल है, इसको चोला लेक बोलते थे, लेक, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो इंडोनेशिया के हो, चाहे वो थाईलैंड के हो, चाहे वो मलेशिया के हो, चाहे वो म्यांमार के हो, ये सारे एरियाज के ऊपर चोलास का कंट्रोल हो गया। अगर इंडिया ये बोलने लग जाए कि देखो हमारे चोला के टाइम पे तो बे ऑफ बंगाल पूरी की पूरी इंडिया के कंट्रोल में थी, आज भी हमें बे ऑफ बंगाल पूरी की पूरी चाहिए अकॉर्डिंग टू चोला एम्पायर। समझ रहे हो ये चीज। अलग अलग टाइम पे ऐसे अलग अलग रूलर्स आए होंगे, अलग अलग टाइम पे अलग अलग एरियाज आपके रूलर्स ने कवर किए होंगे। जिस टाइम पे वो चीज हुई थी उस टाइम पे हो सकता है ब्रूनी जैसी कंट्री हो ही ना, सिंगापुर जैसी कंट्री हो ही ना, लेकिन आज तो है ना। चाइना क्या करता है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जैसे हमारे पास यूएन क्लॉज है, याद करो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, समुद्र के जो लॉज होते हैं उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन है, जो क्या बताती है, मैंने रात ही टेलीग्राम के ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, वो ना टेलीग्राम वाले ग्रुप में कोई भी नहीं तुम में से, मैंने रात शेयर की, उसमें ज्वाइन कर लेना। उसमें रात शेयर की इंफॉर्मेशन इसके बारे में, यूएन क्लॉज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर की, और वहां पे आपको एक चीज बताई कि अगर आपका ये एरिया है इंडिया का, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसके आगे आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। दीज आर मॉडर्न लॉज। तो अकॉर्डिंग टू यूएन क्लॉज क्या चाइना वो नीचे तक जा सकता है, नहीं जा सकता। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉज ये एरियाज इंडोनेशिया, ब्रूनी, फिलीपीन, वियतनाम, इनके कंट्रोल में आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू चाइना के ट्रेडिशनल आप बोल सकते हो, वो बोलते नहीं यहाँ पे हमारा कंट्रोल रहा है तो ये एरियाज हमारे। तो ऐसा तो चाहे इंडिया जितने मर्जी मुद्दे खड़े कर ले, इसमें क्या है ना। दिस इज इट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट रोल ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा करंट सा टॉपिक। जैसे हमारे पास होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप में, आपको हमेशा बोलता हूँ कि भाई बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रुप में आपके
उसमें सिलेबस में सीधा सीधा मेंशन किया गया है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर से। वैसे फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एक हॉट टॉपिक है आज के टाइम पे, तब से ये हॉट टॉपिक बना है जब से आप बोल सकते हो मोदी सरकार के द्वारा बोला गया कि 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम है उसको हम डबल कर देंगे, जो हुई नहीं, लेकिन हाँ इंप्रूवमेंट हुई है फार्मर्स की इनकम में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि मान लो 10 फार्मर्स हैं, हमारे देश में वैसे भी मार्जिनल फार्मर होते हैं, एक फार्मर के पास सिर्फ 5 किले, आप बोल सकते हो 5 एकड़ जमीन है। अब 5 एकड़ वाला बंदा क्या ट्रैक्टर खरीदेगा? 5 एकड़ वाला ट्रैक्टर खरीदेगा? अगर खरीदता है तो वो बेवकूफ है, मेरे से पूछो। 5 एकड़ के लिए अगर आप 7-8 लाख रुपए का ट्रैक्टर खरीद रहे हो तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। उस 5 एकड़ से जितना उत्पादन आपका होने वाला है उसमें से ज्यादातर पैसा आपका उस ट्रैक्टर की किस्तें भरने में ही चला जाएगा। ट्रैक्टर खरीदना तब आप बोल सकते हो पॉसिबल होता है या फिर करेक्ट होता है जब आपके पास कम से कम 30-40 एकड़ जमीन हो, या फिर चलो 25-30 एकड़ जमीन हो, फिर बनता है। पंजाब में है 2-2 एकड़ के भी ऊपर, 3-3 एकड़ के ऊपर भी ट्रैक्टर होते हैं, लेकिन वो गड़बड़ है, तभी तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, आप बोल सकते हो उसी साइकिल में फंस के रह जाते हैं, है ना। 5 एकड़ जमीन वाला जो बंदा है वो ज्यादा 5 एकड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऐसी चीजों में उलझा रहेगा, उसके पास पैसा होगा ही नहीं इन्वेस्टमेंट करने के। आप क्या करो, 10 फार्मर्स मिल जाओ और एक ऑर्गेनाइजेशन बना लो, ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर की जाएगी, रजिस्टर किया जाएगा कि हम 10 बंदे मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को बना रहे हैं, और हम 10 के 10 बंदे मिलके, हमारे जो 5-5 एकड़ जमीन है सबकी टोटल कितनी होगी? 50 एकड़। 50 एकड़ के ऊपर 10 बंदे मिलके काम करेंगे। 50 एकड़ के ऊपर 10 बंदे बहुत ज्यादा होते हैं काम करने के लिए, आपको कोई लेबर बुलाने की जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा होते हैं। 50 एकड़ के ऊपर 10 बंदे काम करने के लिए बहुत ज्यादा है। वो 10 बंदे मिलकर काम करेंगे, क्या उनको बाहर से लेबर बुलानी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। पहले एक बंदे को 5 एकड़ के लिए ट्रैक्टर लेना पड़ रहा था, तो यहाँ पे 5 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर, 50 एकड़ के लिए 10 ट्रैक्टर थे। वैसे 50 एकड़ के लिए एक ट्रैक्टर इज मोर देन सफिशिएंट। तो 10 ट्रैक्टर ले जाने की बजाय आपको एक ही लेना पड़ेगा, 9 कट हो जाएंगे, कॉस्ट भी कट हो जाएगी। वही जो 9 ट्रैक्टर आपने नहीं लिए हैं उसको जमीन के ऊपर डालो वो पैसा। जैसे रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, वो ब्लैक रोज की खेती कर रहे हैं। ब्लैक रोज, तो पंजाब में कहाँ ब्लैक रोज की खेती करते हैं, बहुत कम करते हैं लोग, लेकिन वो ब्लैक रोज की खेती में टाइम लगता है थोड़ा सा, बट उत्पादन जब होने लग जाता है तो इनकम का सोर्स बहुत अच्छा है वो। हाँ, ऐसे इनिशिएटिव्स आप तब ले पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे। तो ये जो 10 बंदों की ऑफिशियल एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, इसको हम क्या बोलेंगे? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले 5 एकड़ वाला बंदा क्या था, आड़तीए के पास जाता था कि भाई मैंने ये 5 एकड़ की फसल बेचनी। अब ये 50 एकड़ है, इनको आड़तियों के पास जाने की क्या जरूरत है? ये जाएंगे सीधा इंडस्ट्री वाले के पास कि इतना माल है हमारा, बता किस दिन उठाएगा। आरती की कॉस्ट बीच में से कट होगी, वो फायदा भी किसको जाएगा? इन बंदों को। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हम इंडिया के अंदर सपोर्ट करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में इंडिया में वैसे बड़े बड़े फार्म्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में देखने को, क्योंकि वहां पे कई फार्मर्स, क्योंकि वहां पे जमीन ज्यादा है, लोग कम है, तो फार्मर्स के पास अच्छी खासी जमीन खुद की होती है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में 80-85% तो 5-4 एकड़ जमीन वाले ही हैं सारे किसान। 10-15% है जो 10 से 15 एकड़ जमीन या 20 एकड़ जमीन एवरेज होल्ड करते हैं। एवरेज बता रहा हूँ, वैसे तो किसी के पास 100 भी होगी, किसी के पास 200 भी होगी, है ना। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे ग्रुप्स बना दोगे तो आपके पास अलग अलग फार्म्स बन जाएंगे। आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब ये 50 बंदों ने मिलकर 50 एकड़ जमीन है, ये तो चलो मैंने एग्जांपल छोटी सी ली है, वैसे नॉर्मली मान लो 10-10 एकड़ वाले अगर यहाँ पे मिल जाते तो 100 किला जमीन हो जाती। एक कैचअप इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट साइन कर लो कि तुम लोग आके हमारे फार्म में लगाओ इंडस्ट्री, तुम्हें सारा माल जितना भी हमारा होगा प्रोड्यूस होगा तुम्हें देंगे, और एग्रीमेंट पहले साइन कर लो कि इतने दाम के ऊपर पर किलो टमाटर आपको हम बेचेंगे।
इससे क्या होगा, जब आप एग्रीमेंट साइन कर लेते हो ना, वो टमाटर जैसा मर्जी प्रोड्यूस हो, इंडस्ट्री को उठाना पड़ेगा, चाहे उसमें कीड़े पड़े हो, कुछ मर्जी हो, चाहे खराब हो, वो इंडस्ट्री का घाटा है, आपका घाटा नहीं है, क्योंकि आपने पहले से प्राइस डिसाइड कर लिया है कि इस प्राइस के ऊपर। जैसे मान लो कि चलो अगर फसल मर जाती फिर तो बात ही अलग कि फसल हुई नहीं तो इंडस्ट्री क्यों पैसा देगी। अगर मान लो कि फसल हुई है लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, इंडस्ट्री ये नहीं बोल सकती कि हम इस क्वालिटी के टमाटर नहीं उठाएंगे, उनको उठाने पड़ेंगे, जैसे मर्जी एग्रीमेंट हुआ है, जैसे मर्जी टमाटर हो आपको उठाने पड़ेंगे, ये लिखा जाता है। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना। यही तो फायदा होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, आप फसल बीजने से पहले एग्रीमेंट साइन करते हो। मैं फॉर एग्जांपल हमारे जो जमीन है वो देते हैं इसके ऊपर, ठेके के ऊपर, तो वो आजकल ये सिस्टम स्टार्ट हो गया कि पहले एग्रीमेंट साइन करते हैं। वैसे मोस्टली नहीं करते हैं लोग पंजाब में, लेकिन हमारे यहाँ करते हैं। कचहरी में जाके आपने एक पूरा दस्तावेज बना लिया, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 एकड़ जमीन या 1 किले का इतना ठेका आपने देना है, ये चीज होती है। उस बंदे को वो ठेका देना पड़ेगा, चाहे सूखा पड़ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, उसकी फसल हो ना हो, किराएदार का कोई लेना देना नहीं है। किराएदार बोलेगा एग्रीमेंट साइन किया था, पैसा ला, नहीं हुई तो मैं क्या करूं, कर लेता। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फॉर द फार्मर्स। ये तो जो मैंने आपको एग्जांपल दी तो फार्मर फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, फार्मर इंडस्ट्री के बीच में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, राइट। सो दिस इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को एक बार आपने रीड आउट करना है सारा टॉपिक, ठीक है। नीचे वाला भी रीड आउट कर लेना, नीचे वाला आसान ही है, कॉरल रीफ्स वाला हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। फार्मर जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट रीड कर लेना क्या लिखा हुआ है उसमें, है यही है इसमें, राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है, ठीक है जी। समझ आया बेटे दीक्षांत? हाँ उधर है आई थिंक 6, ज्यादा नहीं है, 65,000 के अराउंड है। हाँ, इस साइड होशियारपुर वगैरह खाने वाली साइड, इधर थोड़ा सस्ता है। आई नो, इधर थोड़ा सा वो है, हमारे उधर है, मतलब कुछ जमीन है